लास्ट की नहीं है पूरी, सेकेंड की नहीं हुई, लास्ट की नहीं हुई, ठीक है। मैंने आपको ये चीज बताया था कि यू हैव टू मेंटेन अ डेटा बुक, उसमें सारे डेटा लिखेंगे, बताया था। तो उसमें क्या क्या लिखोगे, क्या करना है आपने, एक छोटी डायरी होती है ऐसी, इतनी छोटी कॉपी या डायरी कोई भी, ठीक है। उसमें पहला जो सेक्शन, पहला पेज है, एक दो पेज छोड़ देना, उसके बाद से जो पहला पेज है उस पर हेडिंग डालना इंडस्ट्रीज, और ये डेटा बुक मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स का ही नहीं, करंट अफेयर्स का, बाकी सब्जेक्ट्स का भी डेटा विद द कोर्स ऑफ टाइम ऐड करना, वो मैं बताती जाऊंगी, लेकिन अभी के लिए तो स्टार्टिंग विद इकोनॉमिक्स ही करेंगे। क्या करना है इसमें, लाइक ये आपकी वो A6 साइज होती है, A4 नहीं रखना, मतलब पूरा कॉपी के साइज का नहीं रखना, उसको छोटा ही रखना, तो आई सजेस्ट A6, ठीक है। थोड़ी मोटी, इतनी पतली या इतनी, वैसा ले लेना, डायरी या छोटी कॉपी जैसे। पहला 2-3 पेज छोड़ देना, इसके बाद हेडिंग डालना इंडस्ट्रीज, ठीक है। इसके बाद जो भी डेटा मैं इंडस्ट्रीज के चैप्टर में आपको देती जाऊंगी, जो मुझे लगता है रेलेवेंट है रटने के लिए, मतलब दैट यू हैव टू स्टडी बाय हार्ट, वो चीजें यहाँ पे रखनी है, ठीक है। ताकि एग्जाम के टाइम पे एक तो आपके पास डेटा हैंडी होगा, और दूसरा मेंस की आंसर हम लोग जब प्रैक्टिस करेंगे, आज मैं आपको एक आंसर भी कराऊंगी, तो जब हम लोग मेंस का आंसर प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें कैसे कोट करना है डेटा यहाँ से, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखना है, इसमें सबसे पहले आपको मैंने एक डेटा दिया है, दैट इज सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन इकोनॉमिक सर्वे 2023-2025 में, जिसमें मैंने आपको लिखवाया था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज, इसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना है और एम्प्लॉयमेंट में कितना है, ये लिखवाया था, ऐसा एक चार्ट बनाया था, ये चार्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो आप मार्क कर लो अपने कॉपी में, ताकि आपको याद रहे क्या क्या बनाना है इसमें। इसमें एक ये चीज होनी चाहिए। सेकेंड चीज जो इसमें आपको लिखनी है वो लिखनी है इंडस्ट्रीज। जैसे ये हो गया पहला, दिस इज द सेक्टोरल, मतलब सेक्टर का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट में, ठीक। सेकेंड चीज क्या लिखनी है, सेकेंड चीज आपको लिखती है इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन कितना है, 25, 4, 3, 2, 1, 7। अभी तक देखो डेटा नहीं याद हुआ है, डेटा याद करना जरूर। 27.63 मतलब अप्रोक्सीमेटली 28% या 25% अप्रोक्स कह सकते हैं, अगर 25% बोल रहे हो तो अप्रोक्स बोलो, ठीक है। ये, और इसका जो बाइफर्केशन है वो कितने पार्ट्स में था, 4 पार्ट्स में। क्या थे 4 पार्ट्स, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, हाँ, और यस मतलब पब्लिक यूटिलिटी। तो ये चारों का और इनका कंट्रीब्यूशन कितना परसेंटेज है, वो एक चीज इस डेटा में होना चाहिए। सेकंड चीज ये हो गई, ठीक है। माइनिंग एंड क्वेरिंग में ब्रैकेट में सेकेंडरी स्टेप्स लिखना कंपलसरी है। थर्ड चीज क्या लिखोगे, मैंने आपको लिखवाया होगा शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, अलग अलग कंट्रीज, 6-7 कंट्रीज बताई थी, बनवाया चार्ट। शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन जीडीपी, इंडिया का कितना है 15%, वियतनाम का कितना है, हाँ। तो ये वाला चार्ट अगेन आपके डेटा बुक में होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट लिखना है फोर्थ वुड बी गवर्नमेंट टारगेट, गवर्नमेंट टारगेट बाय 2030। क्या टारगेट है गवर्नमेंट का, 25% कॉन्ट्रीब्यूशन ले जाना है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का, और यस जॉब, और कितना
राइट, और 15 to 17, 15 to 17 तो रेंज बाउंड है मैन्युफैक्चरिंग का। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रेंज 15 से 17% के बीच में ही रहता है ना। 12 से 14% रेट करना है, रेट ऑफ ग्रोथ को रेज करना है। ऑलराइट, एंड फोर्थ इज वैल्यू एडिशन। ये 4 चीज अगेन आपके डेटा में होनी चाहिए। तो 4 चीज हो गई। फिफ्थ थिंग इज, मैंने आपको लिखवाया होगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, इसका जो पूरा बनवाया था चार्ट, ये पूरा का पूरा चार्ट जो बॉक्स में बनाया था, ये चीज डेटा बुक में होनी चाहिए। ऑलराइट, इंफ्रास्ट्रक्चर लिखवाया था इसमें, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, PM गति शक्ति, स्कीम ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भी होना चाहिए इसमें। ऑलराइट, हाँ, ये पूरा बॉक्स आपको डेटा बुक में बनाना है। डेटा बुक में अब आप देखो, मैंने आपको जो जो चीजें डेटा बुक में लिखने को बोली है, ये कौन कौन सी चीजें? इंडस्ट्री से रिलेटेड तो है ही, लेकिन ये कौन सी चीजें हैं याद करना है। इसमें बिल्कुल भी इफ एंड बट नहीं है, मतलब ये नहीं है कि याद हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो देखेंगे। इसको अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, ये आपको रटना ही है। बाकी जो मैं आपको डिक्टेशन और नोट्स दे रही हूँ उसको आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, अपना इंटरप्रेट करके, अंडरस्टैंड करके, लेकिन ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद सिक्स्थ थिंग दैट यू हैव टू राइट इन डेटा बुक इज, लास्ट हम लोग ने कहाँ तक लिखा था? आई गेस हम लोग NICDP कर रहे थे, है ना। उसमें लास्ट क्या लिखा था? अर्बन टाउनशिप। अर्बन टाउनशिप इट एस्टैब्लिश फॉर द वर्कर्स ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, है ना। इसमें नेक्स्ट साइड हेडिंग डालो इसी के अंदर में, करंट डेवलपमेंट, करंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल, current development in industrial corridor। current development in industrial corridor। ठीक है, NICP का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टमेंट। NICP का फुल फॉर्म क्या है? याद नहीं तो कोई बात नहीं, देख के बताओ, पर बताओ। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम कब बना? 11 में। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम का मेजर इंटेंशन क्या था बनाने का? इंटेंशन क्या था? डेटा नहीं पूछा मैंने, क्या करना है, इसको क्यों बनाया? राइट, कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी मतलब क्या है? कनेक्टिविटी का मीन्स है RRA। कनेक्टिविटी का मतलब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो कौन करेगा? NICP विद द कोर्स ऑफ टाइम NICDP हो गई, मतलब चेंजेस आए। कभी भी नाम में चेंज आएगा तो मतलब कुछ ना कुछ पॉइंट्स में चेंजेस आए होंगे। अब ये चेंजेस क्यों आए और कौन लेके आया? हुआ क्या कि 2020 में नीति आयोग ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया जिसका नाम था NIP। NIP मतलब नेशनल लिखवाया है इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसका मतलब क्या है? इसके अंडर में क्या होगा? इसके अंडर में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इंडिया में हो रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कभी परमिशन चाहिए, सर्टिफिकेशन चाहिए, तो परमिशन कौन देगा? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी परमिशन चाहिए तो कौन देगा? DPIIT। DPIIT, ठीक है। सर्विसेज सेक्टर से रिलेटेड अगर परमिशन चाहिए तो कौन देगा? आंसर सबको देना है ना पेपर। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? DPIIT डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड, यस।
तो नोडल मिनिस्ट्री डीपीआईटी की क्या है? डीपीआईटी की नोडल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और डीपीआईटी किसके अंडर में काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स है? 2। कौन से डिपार्टमेंट्स है? डीपीआईटी एंड डीओसी। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों डिपार्टमेंट, ठीक है। आप अब न्यूज़पेपर कभी पढ़ोगे तो आप अगर देखोगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर्स या फिर डीपीआईटी से, तो आपको पता रहेगा डीपीआईटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो एनआईपी लाने का मेजर इंटेंशन क्या था? एनआईपी लाने का इंटेंशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट अप करना। तो जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी अगर अपग्रेड हो रहा है तो उसकी परमिशन कौन दे रही है? डीपीआईटी। तो उसी तरह से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है तो उसमें कौन पार्टिसिपेट करेगा? नीति आयोग एनआईपी के थ्रू। तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, इसके थ्रू हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। तो एनआईसीपी कॉरिडोर प्रोग्राम बनाना है, लेकिन मैंने आपको बताया कि बजट और फंड्स कम थे। फंड्स कम क्यों थे? क्योंकि हमने रिसेंटली 2011 में ही क्या बनाया था? 2011 में ही नेशनल मैन्युफैक्चरिंग 2011 में बनाई थी। उसके अंडर हमने देखा कि हमें क्या करना है? 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन कितने परसेंटेज में होना चाहिए? 30 एंड 70। 30% में क्या होगा? इंडस्ट्रीज, और 70% में क्या होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कैसे होगा? तब तक तो एनआईपी बनी नहीं थी। तब ये होगा कि भाई एनएमपी और एनआईसीपी के अंडर में ही होगा। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम क्यों आई? क्यों आई प्रॉब्लम? हम एनआईसीपी लेकर आए। एनआईसीपी क्यों लेकर आए? एनएमपी आया, एनएमपी के बाद हम एनआईसीपी लेके आए। एनआईसीपी क्यों लेकर आए? क्योंकि 5000 लैंड नहीं मिल पा रहा था, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ही करना है। लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारे पास 5000 एक बार ये लैंड नहीं थी। तो इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, इसलिए हम क्या लेके आए? एनआईपी। अब एनआईसीपी जब हम लेकर आए तो इसके इंप्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आ रही थी, जिसके लिए हम क्या लेकर आए? एनआईपी। एनआईपी मतलब नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो ओवरऑल आपको क्या समझना है कि इंडस्ट्रीज में पॉलिसीज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई 2011 में, जिसमें 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड चाहिए थी। 30 और 70% में डिवीजन था, और 70% में इंडस्ट्रीज डेवलप होगी, 30% में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। ये ठीक है, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 30 में इंडस्ट्रीज आएगी, उसमें 70 में इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद क्या होगा? ये इम्प्लीमेंट उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि स्टेट्स को इशू होता है 5000 हेक्टेयर एक बार की लैंड अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या लेकर आए? एनआईसीपी या फिर एनआईसीडीपी या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तीनों पॉलिसी का नाम सेम ही है, थोड़े से वेरिएशन, इंटरनल वेरिएशंस हैं, तो इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ये मैंने आपको बस नॉलेज के लिए बता दिया। आपको एक चीज ध्यान रखना है, एनआईसीपी, एनआईसीडीपी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तीनों सेम ही पॉलिसी है, ठीक है। इसके अंडर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो कौन से सेगमेंट्स में हो रहा है? क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में? 3 कंपोनेंट्स बताइए। हाँ, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, जिसमें क्या है? आरआरए। क्या है आरआरए? एयरपोर्ट। और सेकंड क्या है? सेकंड नहीं, अर्बन टाउनशिप। थर्ड अर्बन टाउनशिप। सेकंड क्या है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर। इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाया गोल्डन क्वाड्रिलैटरल के बेसिस पे, वो अलग चीज है। बट सेकंड कंपोनेंट इस स्कीम का क्या है? इंडस्ट्रियल क्लस्टर। थर्ड इज अर्बन टाउनशिप। अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अर्बन टाउनशिप का मतलब क्या है? टाउन बनाएंगे। अब आपको ये बात पता होगी, अब देखो इसको लिंक अप कैसे कर रहे हैं। हम देखेंगे 100 स्मार्ट सिटीज, इसके बारे में सुना है? स्मार्ट सिटीज सुना है? स्मार्ट सिटी जब बनाने की बात हुई तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटीज डेवलप करेंगे। कहाँ पे डेवलप करेंगे? इंडिया में डेवलप करेंगे। तो ये 100 स्मार्ट सिटी जो हम डेवलप करेंगे, तो स्मार्ट सिटी का क्या मतलब है? क्या होगा स्मार्ट सिटी में? गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कनेक्टिविटी अच्छी होगी, और क्या होगा? हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट होगा, राइट, हेल्थ हो गया, और क्या होगा? एजुकेशन होगा, और क्या होगा? जॉब्स होंगी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा, टेक्नोलॉजी होगी, अपग्रेडेड होगी चीजें। यही मतलब है स्मार्ट सिटीज का। अब आप देखो
कि जब हम स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रहे हैं 100, एट द सेम टाइम हम किसी एक जगह पे इंडिया में ही NICDP के थ्रू जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, इसमें हम लेबर के लिए क्या बना रहे हैं? अर्बन टाउनशिप। क्या टाउनशिप और स्मार्ट सिटीज सेम है? टाउन इज जस्ट इमीडिएट अपग्रेडेशन फ्रॉम विलेज, विलेज से टाउन, टाउन से सिटी, ऐसे होता है ना। तो टाउन इज द इमीडिएट अपग्रेड ऑफ विलेज, और स्मार्ट सिटीज सिटीज के भी ऊपर का अपग्रेड है। तो मतलब एक तरफ आप एक देश में, एक तरफ आप स्मार्ट सिटीज डेवलप करने की बात कर रहे हो, और एक तरफ आप टाउन बनाने की बात कर रहे हो। किसके लिए? क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ है? क्या ये मिसमैनेजमेंट, क्या ये भेदभाव नहीं है? वर्कर्स के लिए क्या डेवलप कर रहे हो? टाउनशिप। और जनरल मासेस के लिए क्या डेवलप कर रहे हो? स्मार्ट सिटीज। तो ये भेदभाव है, ठीक है। इसलिए इस चीज को ओवरकम करने के लिए, ध्यान से सुनो, इस स्कीम में NICDP में 3 चीजें हैं, RRA और अर्बन टाउनशिप। 2014 में ही 14-15 में ही स्मार्ट सिटीज मिशन आया, जिसके अंडर में इंडिया को 100 स्मार्ट सिटीज बनानी है, ठीक है। काफी बन चुकी है, काफी बनने के प्रोसेस में। इस वक्त पे जब रिव्यू हुआ कि हम ऑलरेडी डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन हम वर्कर्स के लिए टाउनशिप दे रहे हैं और बाकी लोगों के लिए स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं, तो वी शुड नॉट बी बायस्ड इन डेवलपमेंट अमंग्स द मासेस एंड द वर्कर्स। तो हम इनको तो नीचे नहीं ला सकते कि तुमको भी टाउनशिप देंगे, हम इनको ऊपर ले जा सकते हैं। तो अर्बन टाउनशिप जो टर्म था, जो थर्ड पैरामीटर था इस पॉलिसी का, दैट इज रीनेम्ड एज इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। तो 2 तरह के स्मार्ट सिटीज इंडिया में डेवलप हो रही हैं। पहले ये सब करंट अफेयर्स है, ये बहुत पुराने जन्म का नहीं है, सिर्फ 10 साल का ही करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स में डेवलपमेंट, क्योंकि इस गवर्नमेंट के आने के बाद बहुत सारे इनिशिएटिव्स आए हैं और वो इनिशिएटिव्स लिंकअप हैं। तो 2015 की स्कीम पढ़नी जरूरी क्यों है? स्मार्ट सिटीज कब शुरू हुआ अगर पता नहीं है तो डेवलपमेंट क्या हो रहा है कैसे समझ में आएगा? डेवलपमेंट क्या है समझने के लिए मैंने आपको बता दी इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, लेकिन आपको यही नहीं पता कि स्मार्ट सिटीज और इसमें फर्क क्या है, तो ये पता होना जरूरी है, और उसके लिए हमें 2015 से पॉलिसीज को देखना पड़ रहा है, राइट। तो इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज किसके लिए डेवलप हो रही हैं? ओनली एंड स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू वर्कर्स। एंड जनरल स्मार्ट सिटीज स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर में डेवलप हो रहा है। और कितने स्मार्ट सिटीज डेवलप करने हैं? 100, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत? नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट कि स्मार्ट सिटीज में हम डेवलप क्या करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम स्मार्ट सिटीज के अंदर में, अगर मैं आपसे पूछूं कि हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे या उसको डेवलप करने की बात करेंगे, या रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप करने की बात करेंगे। थर्मल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो डैम, कोल, इन सबसे जनरेट होती है। रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी होती है? जो पॉल्यूशन ना करे, नेचुरली डेवलप हो रही है, जैसे विंड एनर्जी से डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में पॉल्यूशन कौन करेगा? नॉन रिन्यूएबल। कोयला ज्यादा पॉल्यूशन करेगा, पेट्रोल पॉल्यूशन करेगा ना। हवा से अगर एनर्जी जनरेट हो रही है वो थोड़ी पॉल्यूशन कर रहा है। तो हम किसको प्रमोट करने की बात करेंगे स्मार्ट सिटीज में? रिन्यूएबल, राइट। हम जब रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने की बात करेंगे तो इसी के अंडर में मान लो हमने एक प्रोजेक्ट लाया कि हम क्या करेंगे, सोलर पैनल इंस्टॉल करने के लिए जनरल मासेस को प्रमोट करेंगे कि भाई आप अपने छत पे जो है सोलर पैनल लगाइए, सोलर पैनल को डेवलप करिए, हम उसके बदले में आपको क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। भाई कोई इंसान सोलर पैनल क्यों लगाएगा? कुछ ना कुछ तो मिल रहा होगा। अब आपने बोला कि सब्सिडी दोगे, पर सब्सिडी दोगे कैसे? ये आदमी था पर्सन एक्स ने कहा कि ठीक है भाई हम सोलर पैनल लगा लेते हैं, हमें सब्सिडी दे दो। सब्सिडी आनी थी 30,000 पर मंथ, इससे ज्यादा आती है पर 30,000 पर मंथ आनी थी, ठीक है। कैसे दोगे इन्हें सब्सिडी? अरे नॉर्मल, टेंशन नहीं लो, कैसे दोगे सब्सिडी? हम बैंक बिल,
अरे आपको सब्सिडी, ये क्या नाम है, स्कॉलरशिप वगैरह कैसे मिलती है बताओ? कैसे मिलती है? नॉर्मल तो मिलती है। वो नॉर्मल क्या है? फीस में कम होती है। और मान लो उन्होंने कहा नहीं फीस तो आपको पूरी दे दी, स्कॉलरशिप बाद में मिलेगी, तो कैसे मिलेगी? हाँ मनी क्या? अरे पैसा अकाउंट में आएगा ना, नॉर्मल। यूपीएससी की तैयारी एकदम नॉर्मल है बेटा, टेंशन नहीं लो। ये आंसर नहीं पता था आपको अकाउंट में आएगा मैम स्कॉलरशिप, ऑब्वियस बात है। लेकिन अब इतना स्ट्रेस हो गया, पता नहीं कैसे ही आ रहा है पैसा, कैसे यार कुछ अलग तरीके से पैसा, अलग तरीके से कुछ नहीं होता, सब नॉर्मल है, सिर्फ नाम टिपिकल है, सिर्फ नाम। ठीक है, और अगर नाम याद हो जाए तो बहुत ईजी इकोनॉमिक्स, बेसिक लाइफ हमारी इकोनॉमिक्स है। ठीक है, तो अब इस इंसान को सब्सिडी चाहिए, इसने सोलर पैनल लगा लिया, सब्सिडी कैसे आएगी? अकाउंट में आएगी। अकाउंट नंबर इसको देना पड़ेगा। अकाउंट नंबर देने के लिए इसको क्या आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा, ऑब्वियसली ना। पता कैसे चलेगा किसका अकाउंट है किसका नहीं? तो ये तो जानना जरूरी है ना कि जिस इंसान ने सोलर पैनल लगाया उसी इंसान के अकाउंट में जा रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन कराएंगे। ये क्या है? क्या ये डिजिटल एम्पावरमेंट है ना? हम इनको सब्सिडी दे रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। सब्सिडी कैसे दे रहे हैं? बैंक अकाउंट से दे रहे हैं। क्या ये बैंक अकाउंट में सब्सिडी ट्रांसफर करने को डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं? तो जब कभी भी सब्सिडी या किसी भी तरह की स्कॉलरशिप या कुछ भी आपके बैंक में डायरेक्टली गवर्नमेंट के थ्रू आती है, उसको डीबीटी कहते हैं। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जब हम आधार या अकाउंट वेरीफाई कराते हैं, इसे आधार ऑथेंटिकेशन कहते हैं। और ये सब किसका पार्ट है? ये सब डिजिटल एम्पावरमेंट का पार्ट है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को जिसमें आप आधार ऑथेंटिकेट करा रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, इसी प्रोसेस को एक और स्कीम है जिसे कहते हैं, ये हम लोग आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं जैम ट्रिनिटी। क्या कहते हैं? जैम ट्रिनिटी, जनधन आधार एंड मोबाइल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जिसमें डीबीटी होता है। जैम ट्रिनिटी, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, जैम ट्रिनिटी इज एन एग्जांपल ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट, बता सकते हो? ऑब्वियसली क्या है? जनधन आधार मोबाइल। जैम मतलब क्या है? जनधन आधार मोबाइल, जनधन है, जन नहीं है, ठीक है, खाली जनधन आधार मोबाइल ऑथेंटिकेशन। हाँ, जैम ट्रिनिटी स्कीम है, मतलब एक पॉलिसी है जिसमें हम क्या कहते हैं कि ऑथेंटिकेशन, कोई भी चीज आइसोलेशन में नहीं है। जब हम आधार को ऑथेंटिकेट करते हैं, आधार को ऑथेंटिकेट करने के साथ साथ कभी भी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने के लिए आधार ऑथेंटिकेशन एम्पावरमेंट जरूरी है। तो उसके लिए जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम जैम ट्रिनिटी है। इसलिए फुल फॉर्म अगर देखोगे JAM, जनधन आधार मोबाइल। ठीक है, इस चीज को क्या करना? वेरीफाई करना, इसको जैम ट्रिनिटी मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो मैंने आपसे अभी पूछा कि स्मार्ट सिटीज में क्या क्या होगा, तो आपने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मैम, हेल्थ होगा, हॉस्पिटल होगा, थोड़ा डिजिटल भी ले लेते हैं हम लोग, भाई डिजिटल तो अब जरूरी है। तो क्या हम इस डिजिटल डेवलपमेंट जो भी डिजिटल लेवल पे हो रहा है, क्या इसको हम ई गवर्नेंस कह सकते हैं? गवर्नेंस का मतलब क्या है? अच्छे तरीके से लीड करना, ठीक है, रूल करना। और ई का मतलब क्या हो जाता है? एनीथिंग डिजिटल इज ई। तो क्या जैम ट्रिनिटी इज एग्जांपल ऑफ ई गवर्नेंस? अगर मैं आपसे बोलूं इंडिया में डिजिटल एम्पावरमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, एक ये स्टेटमेंट बोल दिया, और मैंने आपसे फिर बोला कि जैम ट्रिनिटी इज अ मॉडल अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज अ फॉर्म ऑफ ई गवर्नेंस, राइट और रॉन्ग? अभी 15 मिनट पहले अगर मैं ये स्टेटमेंट बोलती समझ में आता? अभी आ रहा है? ठीक है, तो जैम ट्रिनिटी क्या है? एग्जाम्पल है। किस चीज का एग्जाम्पल है? ई गवर्नेंस का। और ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? डिजिटल एम्पावरमेंट। और ये सब हम किसके अंडर में कर रहे हैं? स्मार्ट सिटीज। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने स्मार्ट सिटीज बनाने हैं? 100। इस 100 स्मार्ट सिटीज, जैम ट्रिनिटी मॉडल, ई गवर्नेंस, एक तरफ हम ये सब कर रहे हैं, एक तरफ हम वर्कर्स के लिए सिर्फ अर्बन टाउनशिप लाने का काम कर रहे हैं। तो ये एक तरीके की इनइक्वालिटी है, नहीं है? तो इसको हम क्या करेंगे? मैनेज करेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम क्या है? ऑब्वियसली मैनेज करना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी कैसी है? मिक्स्ड, पब्लिक एंड प्राइवेट। कैसे मैनेज करेंगे? हम मैनेज ऐसे करेंगे कि हमने जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स थे उनको रीनेम कर दिया अर्बन टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
इनको हमने रीनेम कर दिया इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। तो ये इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है किसके थ्रू, वर्कर्स के थ्रू, और ये 100 स्मार्ट सिटीज जनरल मासेस के लिए। तो अगर मैं आपसे 100 स्मार्ट सिटीज के कंपोनेंट्स, ये रनिंग नोट्स बना रहे हो ना आप लोग अपना, 100 स्मार्ट सिटीज के कंपोनेंट्स पूछूं तो आप मुझे बताइए 100 स्मार्ट सिटीज के क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहले स्मार्ट सिटीज में क्या आएगा, अभी बताया आपने, क्या बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या, हम ये लिख सकते हैं कि स्मार्ट सिटीज में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, होगा नहीं होगा? कोर क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, ये सब तो बेसिक है। ये गर्म क्यों कर रहा है मुझे, ये मिनिमम पे चल रहा है, वो एसी भी ऑन कर दो ना। पूरी कॉपी सब लेके, ठीक है, थैंक यू। तो एक तो हो गया कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ब्रैकेट में लिखना कोर इंफ्रास्ट्रक्चर इज द कीवर्ड, ओके। सेकेंड चीज क्या होगी, सेकेंड चीज क्या किया हमने इसमें, सोलर पैनल। सोलर पैनल एग्जाम्पल है बेटा, यस ये एग्जाम्पल है ना, इसी तरह से इंटरनेट भी तो लगा देंगे तो टावर थोड़ी लिखेंगे, है? चलो क्या लिखेंगे, डिजिटल, डिजिटल चीजों को जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों लिखा है, वो डिजिटल डेवलपमेंट करना है जो पब्लिक के काम आ रही है, राइट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट चीज, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिस क्या होगा, क्या कर मतलब है, जैम ट्रिनिटी मॉडल क्या काम कर रहा है, हर चीज डिजिटली कनेक्ट कर रहा है। इंसान को अगर सोलर पैनल उसने कहाँ लगा, उसके एड्रेस से लेकर उसका आधार, मोबाइल नंबर, हर चीज क्या है, कनेक्टेड है, ई गवर्नेंस, राइट। तो कनेक्ट एवरीथिंग डिजिटली, राइट। नेक्स्ट, भाई हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लिया, हर चीज को कनेक्ट कर दिया, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें पता होनी चाहिए और हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में, वो क्या है, SDPs, मतलब सस्टेनेबल, यस, डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब हमें डेवलपमेंट तो करना है लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ऑलराइट। नाउ ये क्या है, 100 स्मार्ट सिटीज। मैंने आपको अभी बताया कि गवर्नमेंट ने क्या बना दिया, ISC मतलब इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, आप लोग पूरा लिखेंगे। 100 स्मार्ट सिटीज मतलब स्मार्ट सिटीज का फॉर्मूला तो ठीक है, कितनी बननी थी, और इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज कितनी बननी है, 12, अभी के लिए 12, ठीक है। इसका भी क्या होगा, पहला तो क्या होगा, डेवलपमेंट, सेम, आप लोग ऐसे नहीं लिखना, आप पूरा लिखो, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर पहला, सेकेंड ऑब्वियसली DPI, थर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तीन चीज तो जरूरी ही थी जो स्मार्ट सिटीज की थी, वो सेम चीज। And next two thing that is included is walk to work and plug and play. Walk to work and plug and play. ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है whenever you are answering about industrial smart cities.
वॉक टू वर्क मतलब क्या है? हाँ, वर्क पे जाना तो ठीक है, वॉक टू वर्क है, आने जाने प्रॉब्लम ना हो। और क्या कमजोर हो गए, तेज बोलो, लड़की एम्पावरमेंट की बात चल रही है, मैं एकदम सपोर्ट पे हूँ, तेज बोला करो, ठीक है? ऐसे बोलो पूरी क्लास एकदम शांत हो जाए। हाँ बोलो, वॉक टू वर्क मतलब इंडस्ट्री वगैरह घर से थोड़ा नजदीक, राइट राइट। तो जो उनका वर्क प्लेस है और जो भी उनका स्टे प्लेस है, ये दोनों क्या होना चाहिए? बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए, ताकि वर्कर्स को प्रॉब्लम ना हो। बात कॉरिडोर की हो रही है ना, तो ऑब्वियसली पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले का मतलब क्या है? प्लग एंड प्ले का मतलब ये है कि जो भी, क्योंकि देखो बात यहाँ पे समझो, वो स्मार्ट सिटीज है, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये एक इंडस्ट्री को डेडिकेट करते हुए कुछ वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे। वर्कर्स आज काम कर रहे हैं, कल छोड़ के जा भी सकते हैं। स्मार्ट सिटीज ऐसा नहीं है आज ये शहर खत्म होकर किसी दूसरे शहर में मिल जाएगा, ये नहीं है, वहां डेवलपमेंट प्रॉपर है। तो यहां पर क्या होगा कि जो भी वर्कर्स हैं वो आज काम कर रहे हैं लेकिन कल ना काम करें। अब जैसे अगर कल वो नहीं काम करेंगे तो वो जितना भी सामान यहाँ पर इकट्ठा करेंगे वो उनको लेके जाना पड़ेगा, और जो नया वर्कर आएगा उसको इनकन्वीनियंस है, उसको फिर से सामान लेना पड़ेगा। तो इंडस्ट्रीज इसमें क्या कर सकती है? एक प्लग एंड प्ले मॉडल अप्लाई कर सकती है। ये प्लग एंड प्ले पार्ट है आईएससी का, लेकिन ये अपने आप में एक मॉडल भी है जिसे हम कहते हैं प्लग एंड प्ले मॉडल। प्लग एंड प्ले मॉडल का मतलब ये है कि जब भी कोई इंडस्ट्री सेटअप हो रही है तो उस इंडस्ट्री सेटअप में जो भी रिक्वायर्ड फैसिलिटीज है, जो वर्कर के बेसिक लाइवलीहुड के लिए जरूरी है, वो बेसिक फैसिलिटीज ऑलरेडी इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर ओनर्स किसको प्रोवाइड करें? वर्कर्स को, जिसे हम कह सकते हैं रेडीमेड फैसिलिटीज। अब रेडीमेड फैसिलिटी का मतलब ये नहीं कि पब और बार दे देंगे, है ना? रेडीमेड फैसिलिटी का मतलब क्या है? बेसिक लाइवलीहुड फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, और वो कौन देगा? रेडीमेड, राइट, वो हमें मिलनी चाहिए। अब ओनर का मतलब ये नहीं है कि वो फ्री में देंगे, वो उसके लिए चार्ज करेंगे, दैट इज ओके, बट फैसिलिटीज होनी चाहिए। अब पॉइंट यहाँ पर ये है कि हमने आईएससी को जो ट्रांसफर किया, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम अर्बन टाउनशिप्स प्रिपेयर कर रहे थे, यहां से हम इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने लग गए। इसकी क्या जरूरत पड़ी? हाँ, और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन तो था ही, लेकिन क्या मैंने आपको ये अर्बन टाउनशिप पढ़ाते वक्त कभी भी ये बताया कि हम अच्छे तरीके का हॉस्पिटल डेवलप करेंगे, या फिर एजुकेशन फैसिलिटीज डेवलप करेंगे, या फिर हम टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे? टाउनशिप की बात हो रही है। टाउन और सिटीज, मैंने आपको भी बताया टाउन और सिटीज में यही फर्क है। तो 2000, ये बात कहाँ हुई है? 2024 बजट। अच्छा, एक और चीज मैं अभी आपको बता दूं कि आप बजट का या इकोनॉमिक सर्वे का देखकर ये नहीं सोचना कि 2024 का, 2023 का, 2022 का है। जो पॉलिसी जिस वक्त पे बोली गई, कोर्ट हमें वही करना है। अभी तक चल रही है वो एक अलग बात है, ठीक है? तो आज जो भी स्कीम्स या पॉलिसीज चल रही है, जरूरी नहीं है वो आज ही बोली गई हो। जैसे मनरेगा चेंज हो गया, जीवीजी रामजी बिल, राइट, लेकिन वो जीवीजी रामजी जब बन गया है और मनरेगा जब तक चल रहा था, तो जब भी मनरेगा कोड करोगे तो वो 2001 ही कोड करोगे, जब बना है तभी से कोड करेंगे, राइट? तो बजट 2024 में गवर्नमेंट ने ये ऑब्जर्व किया कि हम अर्बन टाउनशिप में कभी भी कोर इंफ्रा के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में नहीं बात कर रहे, रादर हम सिर्फ उतनी ही बेसिक डेवलपमेंट, बेसिक फैसिलिटी उनको दे रहे हैं कि वो इस इंडस्ट्री के लिए अच्छे से काम कर सके। उनके डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। उस चीज को कर्ब करने के लिए द गवर्नमेंट हैज अलोकेटेड ₹28,604 करोड़ रुपीज। इतना रुपए उन्होंने अलोकेट किया, 28,604 अप्रोक्सीमेटली याद रख सकते हो, 28,604 याद रखने की जरूरत नहीं है। तो अप्रोक्सीमेटली इतना अलोकेट किया फंड किसके लिए? टू डेवलप क्या? इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज ऑफ फेज 1। तो अभी हम फेज 1 के स्मार्ट सिटीज के प्रोग्राम में है। फेज 1 ऑफ इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, नॉट फेज 1 ऑफ स्मार्ट सिटीज, ऑलराइट? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई प्रॉब्लम? तो हमने दो चीज अभी तक देखी कि एक तो स्मार्ट सिटीज को लिंकअप किससे करना है? एनआईसीडीपी से, ऑलराइट? तो एक चीज हमने ये देखी कि हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाया, ठीक है? नेशनल
मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी जो हमने बनाया है उसमें हमने ये देखा कि कुछ कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से हमने NICP या NICDP बनाया। इसी के अंडर में हमने स्मार्ट सिटीज किया। ठीक है। नाउ इसका बहुत ज्यादा, इसी बात थर्ड स्कीम कौन सी है? मेक इन इंडिया। पॉइंट है कि हम मेक इन इंडिया की तरफ क्यों गए? हम इन्हीं दो में काम कर लेते, इसी को और ज्यादा बूस्ट अप करते, पर हमें मेक इन इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी? मेक इन इंडिया, हाँ, इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है। कैसे? ये आपने जो रीजन दिया है वो रीजन तो चलो सही है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी या NICP में ही कोई चेंजेस ना करके नया स्कीम लाने की क्या जरूरत पड़ी? अगर एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है तो इसी में मैन्युफैक्चरिंग का कुछ पॉइंट ऐड कर देते। क्या जरूरत थी नया स्कीम लाने की? क्योंकि इसमें दो बहुत बड़े ड्रॉबैक थे। पहला कि क्या यहाँ पर कहीं पे भी डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बात हुई है? मेक इन इंडिया के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, स्मार्ट सिटीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्मार्ट सिटीज में डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हुई है। NICP में NMP में कहीं डिजिटल कनेक्टिविटी की बात हुई है? 3 कंपोनेंट्स लिखवाए दोनों के, कहीं पर डिजिटल कनेक्टिविटी लिखवाया? डिजिटल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं लिखवाया, राइट? पहली चीज। दूसरी चीज क्या? दूसरी चीज ये कि हमने NICDP जब देखा, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, नाउ जब हमने NICP NICDP देखा तो हमने ये देखा इस चीज में कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स अलोकेट किए और स्टेट्स को ये कहा कि आप डेवलप करिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। उनके पास 5000 हेक्टेयर ऑफ लैंड एक बारगी नहीं था, इसलिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर प्रोग्राम्स बनाए गए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल को ध्यान में रखते हुए। ठीक है। इसके बाद कहा कि आप जो है अब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए। इसमें जब मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान देने की बात हुई तो हमने 2 मॉडल पढ़े थे 2 स्टेट के। कौन सा था? और यूपी डिफेंस कॉरिडोर। तो दोनों का कॉरिडोर कौन सा है? डिफेंस का। तो मतलब कि जब गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि आप मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दीजिए तो हर एक स्टेट कहाँ घुसने की कोशिश कर रहा था? डिफेंस में। क्यों? पैसा ज्यादा है, कट ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ टैक्स ज्यादा है। कि अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप करते हो, समझो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बताया मैंने क्या होता है ना, पहले दूसरी क्लास में बताया था। टमाटर लेके उसको केचप में कन्वर्ट करना, दैट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड को प्रोसेस कर देना, वो इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होती है। तो अगर आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में डेवलप कर रहे हो तो उसमें उतना टैक्स नहीं निकलेगा। टमाटर से कितना टैक्स ले लोगे आप, और केचप से कितना ले लोगे? लेकिन गन में टैक्स का मार्जिन ज्यादा है, डायरेक्ट टैक्स का मार्जिन भी ज्यादा है, इनडायरेक्ट टैक्स का मार्जिन भी ज्यादा है। डायरेक्ट टैक्स मतलब कि जब गन बिक रही है तभी भी तो आप GST देते हो, और हर एक इक्विपमेंट को बनाने और खरीदने में भी GST दे रहे हो, राइट? तो टैक्सेशन ज्यादा है, और दूसरी चीज गन महंगी बिकेगी, पैसा ज्यादा है। तो हर एक स्टेट किसमें घुसने की कोशिश कर रहा था? डिफेंस में। तो डिफेंस में घुसने की कोशिश कर रहा है तो वैरायटी ऑफ इंडस्ट्रीज नहीं डेवलप हो पा रही है। वैरायटी डेवलप हो रही है क्या? 2 हमने मेजर मॉडल पढ़े, दोनों डिफेंस के थे। क्यों? क्योंकि और कोई मॉडल था ही नहीं। जो भी मेजर मॉडल होगा वही पढ़ेंगे, जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे उसको कैसे पढ़ेंगे? तो हमने ये देखा कि 2 चीजें मिसिंग इन दोनों पॉलिसीज में, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड इंडस्ट्रीज। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा इशू क्या था कि जब किसी इंसान को अगर इंडस्ट्री सेटअप करनी है, मान लो आसाम में किसी बंदे को इंडस्ट्री लगानी है, तो पहले वो दिल्ली आएगा परमिशन लेने के लिए, क्योंकि परमिशन कौन देंगे मैन्युफैक्चरिंग की? DPIIT। और DPIIT कहाँ है? दिल्ली में। तो पहले तो दिल्ली जाएंगे, परमिशन लेंगे। अगर सर्विसेज का तो DOC जाएंगे, वहाँ परमिशन लेंगे। और ऐसा तो होगा नहीं वो तुरंत जाएंगे तुरंत परमिशन मिल जाएगी, थोड़ा इधर मिनिस्ट्री घूमना पड़ेगा, 10-5 डिपार्टमेंट्स घूमने पड़ेंगे, अलग अलग तरह के लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे। तो इतना जो केओस क्रिएट हो रहा है, और इंसान का जो प्रोडक्शन का टाइम है, ये सब कहानियां ध्यान से समझो, ये बेस बना रही है आपका, ठीक है? जब इंसान को अपनी इंडस्ट्री शुरू करनी है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी शुरू करनी है, आज शुरू करनी है, अप्रैल चल रहा है,
आज हो गए परमिशन लेने के लिए कि भाई हमें 2 महीने मिल रहे तो हम जुलाई से अपनी इंडस्ट्री लगा लें, लेकिन परमिशन ही नहीं मिल रही 6 महीने तक। अब 6 महीने तक परमिशन नहीं मिली, उसके बाद परमिशन मिले तो 2-4 लाइसेंसेस नहीं मिले, पता चल रहा दिसंबर आ गया, मेरा मनी हट गया, अरे हटाओ लगाना ही नहीं इंडस्ट्री, छोड़ो चलो चलते यूएसए वहां लगाएंगे। तो इंडिया का लॉस क्या है इसमें? जो इन्वेस्टमेंट आ सकती थी वो नहीं आ रही, जो डेवलपमेंट हो सकता था वो नहीं हो रहा, जो जॉब जनरेट हो सकती थी वो नहीं हो रही है, क्योंकि 100 मिलियन जॉब्स, ये 100 मिलियन जॉब्स जनरेट करना है, 10 करोड़ जॉब जनरेट करना है, कहाँ से जनरेट करोगे? इंडस्ट्री लगेगी उसी तो जॉब जनरेट करोगे, ऐसे थोड़ी थैले में बांट रहे हैं जॉब, राइट? तो वो इंडस्ट्री ही अगर नहीं लग रही तो जॉब नहीं जनरेट हो पाएगी। तो ये इश्यूज को कर्व करने के लिए हम नया पॉलिसी लेके आए जिसे क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इसके 2 ड्रॉबैक्स। अभी अपने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? हाँ, इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज, क्या बस इतना ही लिखा है? करंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, साइन हेडिंग डलवाई थी मैंने, डलवाया है? इसके अंडर में फर्स्ट पॉइंट लिखो, जो अपने रनिंग नोट्स बना रहे हो वो अलग बनाओ, मतलब थोड़े से ऐसे रखना कि डिफरेंस रहे, मैं जो डिक्टेशन दे रही हूँ वो प्रॉपर उसमें होना चाहिए, क्रोनोलॉजी में। ठीक है, करंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, फ्रॉम 2020 NIP has been linked to industrial corridor. NIP has been linked to industrial corridor. ब्रैकेट में लिखो प्रोवाइडिंग एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर। Second point, in budget 2024, government allocated around 28,000 crore for development of 12 industrial smart cities in the phase 1. In the phase 1. अभी तक मैं जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई उनमें से ये पॉइंट आपके फैक्ट बुक में होना चाहिए, ये पूरा, ये फॉर्मूला और ये। ठीक है, 28,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली बजट में एलोकेट किए गए हैं 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए अंडर द प्रोग्राम ऑफ फेज 1। और दूसरी चीज, स्मार्ट सिटीज का क्या फॉर्मूला है, राइट? और मैं डेटा बुक चेक करूंगी, बनाना है, मजाक नहीं चल रहा है कि नहीं मैम इसी में हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, है ना? क्योंकि अभी मैनेज कर लो कि 3 सब्जेक्ट और चलने लगेंगे तब नहीं मैनेज होएगा, फिर लगेगा क्या ही पढ़ाया था और क्या ही पढ़ा है हमने। ठीक है, अगर एक्टिव रहोगे, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप एक्टिव नहीं रहोगे मेंटली तो कोई भी इंसान आपको कुछ भी पढ़ा दे, अगर याद ही नहीं करोगे, रिवाइज ही नहीं करोगे तो समझ में आएगा कभी? तो जो मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा पढ़ाई सफिशिएंट है तो उस पर ट्रस्ट करना, और दूसरी चीज उसको रिवाइज भी करना। मेरा पढ़ाई सफिशिएंट मतलब ये नहीं क्लास पढ़ा दे अब तुम IAS बन जाओगे, तुमने पढ़ना भी है खुद से। ठीक है, और आज हम लोग थोड़े आंसर्स भी प्रैक्टिस करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में कुछ MCQs भी दूंगी मैं आपको, तो वो पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे या फिर क्लास में डिस्कस कर लेंगे, जैसा भी होगा। बट वो MCQ सॉल्व करने होंगे, बिना आंसर के MCQs होंगे। MCQs हैं, सॉल्व करिए, आंसर्स में क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि आंसर रहेगा तब तो फिर सभी लोग सही कर लेंगे। मैम मैंने तो सारा पहले ही सही कर लिया था, देखते ही मुझे पता था यही आंसर है। ठीक है, लिखिए इसमें नोट लिखिए, नोट फर्स्ट पॉइंट लिखो नोट में, वॉक टू वर्क हाइफन इट सिंपली मीन्स दैट ऑफिस ऑफ residents are close to each other and there is minimum requirement of private vehicles. हाँ, प्राइवेट व्हीकल्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखो नोट में ही, प्लग एंड प्ले।
simply means ready to use infrastructure. Ready to use infrastructure. ठीक है, करंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 2 पॉइंट लिखा है, इसके बाद नोट में 2 पॉइंट लिखा है. अब करंट डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का 3rd पॉइंट लिखो. समझ में आया? परसेंटेज ऑफ जीडीपी spent on R&D, research and development, is 0.64%. ब्रैकेट में लिखो इकोनॉमिक सर्वे 2024. ठीक है, तो क्या हुआ, मैंने आपको बताया 2 इश्यूज थे. पहला इशू क्या था, डिजिटल नहीं है, हमें परमिशन लेने के लिए बहुत इशू चल रहे हैं, लाइसेंसेस लेने पड़ रहे हैं. और दूसरा क्या है, वैरायटी नहीं है. वैरायटी नहीं है तो भाई अगर हमने हर जगह डिफेंस ही बनाएंगे तो खाना भी तो खाना है, तो वो खाना खाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. हमारे पास है नहीं इंडस्ट्री, खाना तो हमको खाना है, हमारे यहाँ खाना बन नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, बनाएंगे कहाँ से बेटा, कच्चा चावल ही नहीं है, पकाओगे कैसे, क्या करेंगे. अभी बताया था आपने. घर में चावल खत्म हो जाए तो क्या करते हो, ना हम खेत खरीदते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर चावल उगाते हैं, जब चावल उगता है फिर खाते हैं. ऐसा करते हो, क्या करते हो. फिर वही टेंशन किस बात की है, मुझे पहले यही समझा दो. पहले मुझे टेंशन है कोई, मुश्किल लग रहा है भाई, मुश्किल तो करियर ही चूज किया है फिर आपने, अब ये तो मुश्किल लगेगा ही. मेरा काम आसान बनाना है, जितना आसान बनाना काम है वो मैं कर रही हूँ. ठीक है, आपको सिर्फ फॉलो अप करना है. आप मुझे एकदम लेमैन टर्म में, एकदम जनरल, टेंशन मत लो. घर में चावल खत्म हो जाएगा, चावल खाना है तो क्या करते हो, बस यही तो करते हो. खेत खरीद के खेती करते हो, नहीं मार्केट से खरीदते हो. तो देश में चावल खत्म हो गए, क्या करेंगे, एक्सपोर्ट. हाँ, इसे क्या कहते हैं, इम्पोर्ट. तो जब हम इम्पोर्ट करेंगे वो चीज़ें जिसकी हमें ज़रूरत है, जो हमारे पास नहीं है, तो क्या हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी. इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट होना, ठीक है, बढ़ेगी. और इम्पोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ेगी तो क्या बीओपी कम होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जाएगा. तो ये हमारे लिए अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है. तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने की ज़रूरत है, बीओपी को बढ़ाने की ज़रूरत है, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ज़रूरत है. उससे क्या होगा, हमारा जीडीपी, इकोनॉमी बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर बढ़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने आपको अभी बताया कि ये जितने भी स्टेट्स थे वो किस में परेशान थे कि भाई हम डिफेंस में घुस जाते हैं. तो डिफेंस में क्यों घुसना है, क्योंकि क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर, पैसा. ठीक है, डिफेंस में क्यों घुसना है, क्योंकि पैसा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक सॉल्यूशन निकाला. क्या सॉल्यूशन निकाला कि हम एक लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट में 15 या 27-28 कर लो, अप्रोक्सीमेटली 15, अप्रोक्स है ये, वैसे तो 25 से 27 से 28 है. ठीक है, अभी मैं आपको एग्जाम्पल ही दे रही हूँ. 25 अप्रोक्सीमेटली सेक्टर्स के नाम होंगे. ठीक है, गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को कम करने के लिए या फिर हम किसी भी और चीज में दूसरों पे डिपेंड ना करें, इसके लिए एक लिस्ट बनाई. लिस्ट में 25 सेक्टर से 27 सेक्टर तक का नाम था सेक्टर्स का. जैसे फार्मास्यूटिकल एक सेक्टर हो गया, ऑटोमोबाइल एक सेक्टर हो गया, मेडिसिन एक सेक्टर हो गया. ठीक है, और मोबाइल, और उसमें कैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेक्टर हो गया. इस तरह से करके 25 से 27 सेक्टर्स दिए गए और कहा गया कि आपको जो भी इंडस्ट्री सेटअप करनी है मैन्युफैक्चरिंग की, वो इन्हीं में से करनी है जो यहाँ दिया है. अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि हमको डिफेंस का लगाना है. ठीक है, अब इन्हीं में से जो करनी है, लेकिन ध्यान किस बात का रखना है,
ध्यान इस बात का रखना है कि आपका कंपैरेटिव, ये टर्म्स समझो, ये सब मैं आपको बता रही हूँ, ये टर्म्स ही हैं जो आपको एग्जाम में नंबर दिलाएंगे। कहानी नहीं दिलाती है नंबर, टर्म्स दिलाते हैं। मैंने आपको बताया होगा शायद इसके पहले भी। आंसर चेक होता है तो एक बगल में मॉडल आंसर होता है, उसमें टर्म्स होते हैं। वो टर्म आंसर में मिलेंगे तो आंसर में नंबर है, वो टर्म आंसर में नहीं मिलेंगे तो कितनी अच्छी कहानी लिखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्म इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपने इस 25 या 27 सेक्टर्स में से ही इंडस्ट्रीज लगानी है, बट कंडीशनिंग कि आप अपने कंपैरेटिव एडवांटेज का ध्यान दीजिए। कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होता है? कंपैरेटिव एडवांटेज मतलब मान लो ये इंडिया है, इंडिया में ये एल्यूवियल सॉइल है, फर्टाइल होती है। यहां पे है बिहार, बिहार में मैंने आपको बताया था फॉक्सनट्स, जीआई टैग मिला हुआ है इसको। जीआई टैग मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसी स्पीसी, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, कोई भी ऐसी स्पीसी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो एंडेमिक हो, एंडेमिक टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन। एंडेमिक टू द ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब वो वहीं की हो प्रजाति, सबसे ज्यादा वहीं पाई जाती हो, दूसरी जगह भी मिलेगी लेकिन स्टार्टिंग वहां से हुई हो। ठीक है, समझ आ रहा है? तो फॉक्सनट जीआई टैग है। जीआई टैग का मतलब मैंने आपको बता दिया कितने जीआई टैग्स हैं, हम लोग पढ़ लेंगे। ये सब छोटी छोटी चीजें होती हैं, ये एग्जाम में मार्क्स फेच करती है और ये प्रीलिम्स में आती है। तो हम लोग अभी आप देखोगे तो हम ज्यादा मेंस पे फोकस कर रहे हैं। हम लोग इसी टॉपिक को, हम लोग हर टॉपिक को कैसे कवर करेंगे वैसे मैं आपको बता देती हूँ। मैंने आपको बताया नहीं बताया, याद नहीं मुझे। मान लो हमने इंडस्ट्री स्टार्ट किया, स्टार्ट हम इंडस्ट्रीज को मेंस के पर्सपेक्टिव से करेंगे, क्योंकि मेंस में ज्यादा समझना होता है। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करके एंड उसको प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से करेंगे। कैसे? पूरा समझ लेंगे, जितना भी डिटेल, जितने पॉइंट, जितना उसको कवर करना, पूरा करने के बाद अंत में जितने भी प्रीलिम्स के रिलेटेड बिट्स चाहिए होंगे वो सारे अज्यूम करके फिर टॉपिक को एंड कर देंगे। इस तरह से हम लोग हर टॉपिक में करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में भी सेम, बैंकिंग में भी सेम, कैपिटल मार्केट में भी सेम। ठीक है, सब में यही करेंगे। मेंस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, मेंस की पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, प्रीलिम्स की पर्सपेक्टिव पे एंड करके टॉपिक को खत्म कर देंगे। ये मुझे लगता है बेस्ट तरीका होता है पढ़ने का, क्योंकि प्रीलिम्स इजी होता है और टॉपिक के खत्म होते होते वैसे भी दिमाग लेथार्जिक होता है थोड़ा थोड़ा, कब खत्म होएगा ये। तो यहाँ पे इजी होगा तो टेंशन नहीं होगी। अगर इसको पहले कर देंगे, मेंस को बाद में कर देंगे, तो यहाँ आप लेथार्जिक हो जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस की चीजें समझना। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अगर मैं आपको एक ऐसा हैंड आउट भी दे दूं तो भी आप पढ़ के याद कर लोगे, लेकिन मेंस को पढ़ के नहीं समझ सकते, राइट। तो फॉक्सनट हो गया। अब मान लो यहाँ पर भाई एग्रीकल्चरल, फॉक्सनट मतलब मखाना होगा, मखाना मतलब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है, तो मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छा होता होगा। लेकिन बिहार ने कहा है कि भाई देखो ऐसा है, हम यहाँ पे बंदूक की इंडस्ट्री लगाएंगे। सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं? ऐसा तो गलत नहीं कर रहे हैं, उनके पास अधिकार है, फेडरल नेचर है। कोई भी सेंटर किसी स्टेट को फोर्स नहीं कर सकता स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंडस्ट्री लगाने के लिए, ये फेडरल नेचर है, बात सही है। लेकिन अगर सारे फर्टाइल लैंड वाले स्टेट्स ये बोलने लग जाए कि हमें डिफेंस की इंडस्ट्री लगानी है, तो फिर फूड सिक्योरिटी का क्या होगा? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने रास्ता क्या निकाला है कि आपको इनमें दिए हुए चीजों में से ही क्या करना है, इंडस्ट्री सेटअप करनी है जिसमें आपका कंपैरेटिव एडवांटेज हो। क्योंकि बिहार के पास फर्टाइल लैंड है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो सकता है, तो उनके पास एफपीआई, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करने का एक कंपैरेटिव एडवांटेज है। कंपैरेटिव मतलब दो लोगों के कंपैरिजन में, एडवांटेज मतलब फायदा। तो अगर हम बात कर लेते हैं मान लो छत्तीसगढ़ की और बात कर लेते हैं बिहार की, तो ज्यादा फर्टाइल कौन सा है? ऑब्वियसली बिहार। तो बिहार के पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने का कंपैरेटिव एडवांटेज है। ये फर्क समझ में आया? बिहार के पास एडवांटेज है किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज के रिगार्डिंग किसी दूसरे के स्टेट के कंपेयर में। तो अगर हम बात कर ले छत्तीसगढ़ और बिहार की, तो कौन सी स्टेट है जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाए तो उसको ज्यादा फायदा होगा? बिहार, क्योंकि एग्रीकल्चरल लैंड है। तो बिहार, तो हम क्या बोलेंगे इसको कि बिहार हैज कंपैरेटिव एडवांटेज ऑफ एफपीआई ओवर छत्तीसगढ़। ये स्टेटमेंट कंपैरेटिव एडवांटेज का मतलब समझ में आया? ठीक है, तो यही सेम टर्म इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग ने, कि बोला
कि वो हर स्टेट के पास हमारे पास 25 से 27 सेक्टर्स की लिस्ट है, इन्हीं में से एक इंडस्ट्री है जो आपको लगानी है इनिशियली क्योंकि आप फोर्स करोगे तो यही लगानी है तो फिर स्टेट रिवेल करेंगे कि हम नहीं लगाएंगे, तो उनको बोला इनिशियली आप यही लगाइए और विद द कोर्स ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतेगा, हमेशा कहते हैं विद द कोर्स ऑफ टाइम देखेंगे, तो विद द कोर्स ऑफ टाइम हम आपको दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी फंड्स देंगे। तो ये हुआ भी किसके केस में हुआ, ये नॉर्थ ईस्ट और बंगाल, वही बिहार, नॉर्थ ईस्ट, बिहार, बंगाल। इनिशियली इनको कहा गया आप एफपीआई पे फोकस करिए, कंसिडरिंग योर कंपैरेटिव एडवांटेज, एंड देन गवर्नमेंट हैज आल्सो इन 2022 हैज प्रोवाइडेड सेमीकंडक्टर, मतलब पता है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, इसकी इंडस्ट्रीज लगाई गई, और ये इंडस्ट्री थी कहां से आई थी, ये लोग ताइवान के, ठीक है। तो इन्होंने सेटअप किया कब, 2024 में, ठीक है। तो ये एक लेजेंड एग्जांपल है, जिन्होंने ताइवान की जो भी कंपनी थी, ताइवान की कंपनी की जरूरत नहीं है नाम की, बस इतना याद रख लो बहुत है। तो आप बस इतना याद रखोगे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स की कंपनीज लगाएगी, इतना ही बहुत है, मतलब इंडस्ट्रीज लगाएगी। इसके ताइवानीज जो आए थे उन्होंने 4 लगाई थी, 3 गुजरात में लगाई थी और 1 असम में लगाई थी, ठीक है। तो ये जो असम में लगाया है मैन्युफैक्चरिंग चिप्स की कंपनी, दिस इज द एग्जांपल ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज का जो उन्होंने लिस्ट दिया था, ठीक है। कोई दिक्कत? हो गया? एक लाइन लिख लो, एक स्टेटमेंट लिख लो, अगर मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो चलेगा ना, याद रहेगा। तो लिखो एनएमपी एंड एनआईसीडीपी had a major drawback इसके अंदर में लिखो फर्स्ट has a major drawback, इसके अंदर में लिखो फर्स्ट ease of doing business missing, ease of doing business missing, ब्रैकेट में लिखो डिजिटल शॉर्टकमिंग, डिजिटल शॉर्टकमिंग। सेकेंड पॉइंट lack of variety on natural goods, lack of variety on natural goods, ठीक है। स्टार पॉइंट, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या है, फिर धीरे बोलो, तेज बोलो, आवाज तेज, हाँ। देखो बिजनेस सुनाई दिया ना, उसके आगे सुनाई दिया मैम मतलब बिजनेस, उसके आगे मैम मतलब बिजनेस, ऐसे ही रखो ना। क्या मतलब है, क्या लिखा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज मतलब क्या है, आसानी, डूइंग बिजनेस मतलब बिजनेस करना। तो बिजनेस प्रमोशन की बात हो रही है क्या यहाँ पे, आसानी से बिजनेस करने की बात हो रही है, वर्ड्स के लिए थोड़े से स्पेसिफिक रहेंगे, है ना। तो आसानी से बिजनेस करने की बात हो रही है। और जब मैंने अभी आपको कहा डिजिटल चीजें नहीं, आसाम के किसी आदमी को अगर आके फैक्ट्री लगानी तो डीपीआईटी में आके परमिशन ले रहा है, 4 दिन यहीं घूम रहा है, फिर डिसाइड होगा कि करना ही नहीं है, तो ये बिजनेस आसानी से कर पा रहा है, मुश्किल हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं है, नहीं है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रिपोर्ट भी निकलती है, अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कम है, ज्यादा है, ज्यादा है, कम है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है, और नहीं हो पाने की वजह से क्या होगा,
कम रहेंगी, तो हम उसको प्रमोट करने के लिए क्या लेकर आए हैं, नई, क्या है वो, मेक इन इंडिया। किस ईयर में लेके आएंगे, 2014 में, ठीक है। अब एक 4 पॉइंट जो लिख रहे थे उसमें लिखो, द गवर्नमेंट सजेस्टेड टू सेलेक्ट द इंडस्ट्रीज based on the comparative advantage of the states therefore brought make in India, for example in 2022 semiconductor manufacturing chip plants were established ब्रैकेट में लिखो 3 in Gujarat, 1 in Assam, ब्रैकेट क्लोज, by Taiwanese companies, ठीक है। इसी में आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट, टू एनहांस कंपैरेटिव एडवांटेज द स्टेट्स लाइक बिहार, बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट started to promote FPI, FPI मतलब हाँ, on the request of center and later got Taiwanese project. ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया, क्या हो रहा है मेरे साथ? एक छोटी सी चीज, अगर किसी भी कंपनी को फंड रेज करना है, पैसा चाहिए, तो वो कंपनी पैसा कहां से ला सकती है? एक तो है कि वो बैंक से ले सकती है, मतलब फाइनेंशियल फैसिलिटीज। सेकंड क्या, कहां से ले सकती है? कैपिटल मार्केट। अभी के लिए कैपिटल मार्केट, अभी के लिए, अब हम लोग इस कैपिटल मार्केट तो नहीं पढ़ने लग जाएंगे क्योंकि ये खत्म करना है इंडस्ट्रीज हमें, तो अभी के लिए कैपिटल मार्केट का यहाँ पे रेफरेंस आएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, कैपिटल मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कोई भी कंपनी, मान लो एक्स है, वो जाएगी, एक पीस ऑफ पेपर देगी, उस पीस ऑफ पेपर में कुछ कंपनीज के इक्विटीज एंड ऑल लिखे रहेंगे। अभी आपको इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, डिबेंचर, इस पे भी जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपनी के थोड़े डिटेल्स लिखी रहेगी, इक्विटीज रहेगी, मान लो अपने कंपनी का थोड़ा परसेंटेज ऑफ शेयर हो गया, और इसके बदले में क्या ले लेगी, कैश ले लेगी, पैसा ले लेगी। पर ये पीस ऑफ पेपर कहाँ देगी? कंपनी में जो मार्केट में जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको, ठीक है। शार्क टैंक, शार्क टैंक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो वैसे आता है नहीं, आप इक्विटीज देते हो, उसके बदले में आप पैसे देते हो, लेकिन अगेन इक्विटीज रेस करने का, फंड रेस करने के अलग तरीके हैं। कभी कभी आप इक्विटी के बेसिस पे देते हो, इक्विटी भी अलग तरीके की होती है, एक होता है नॉर्मल इक्विटी, एक होता है प्रेफरेंशियल इक्विटी, ठीक है। इसके अलावा डिवेंचर्स देते हैं, लोन के तौर पर भी लेते हैं, इसके अलावा एंजल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स है। उतना डिटेल पे भी हम लोग नहीं जाएंगे, वो हम तब पढ़ेंगे जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम सिर्फ इतना ध्यान रखेंगे कि पीस ऑफ पेपर हम देते हैं
जिसमें हमारे कंपनी के कुछ इक्विटीज या शेयर होते हैं, उसके बदले में किसी इंसान से पैसा लेते हैं, और वो इंसान कहाँ मिलता है हमें? मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? कैपिटल मार्केट से पैसा उठाना। अब ये जो इंसान हमें पैसा दे रहा है, ये जो पीस ऑफ पेपर है, ये एक तरीके से मान लो ये कंपनी एक्स जो है इस इंसान की, इसके 100 टुकड़े हुए हैं, 100 पार्ट्स, उनमें से एक पार्ट ये पीस ऑफ पेपर है। समझना इसको, 100 टुकड़े हैं, एक पार्ट पीस ऑफ पेपर है। इस कंपनी, इसकी जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए। तो एक पीस ऑफ पेपर की वैल्यू क्या हुई? CSAT 100 टुकड़े किए उसने इतनी कंपनी के, 1 लाख टोटल वैल्यू थी, 100 टुकड़े कर दो कितनी हो जाएगी? 1000 रुपए एक पीस ऑफ पेपर के हो गए, एक पीस ऑफ पेपर के 1000 रुपए हो गए। अगर ये इसने पहली बार किया है, मतलब इफ एनी कंपनी इज लिस्टिंग, कंपनी ये जो मार्केट होती है इसमें अपने शेयर्स को लिस्ट करना होता है, मतलब कि अपने शेयर्स को लगाना होता है कि हम भी अपने शेयर्स बेच रहे हैं, इसको लिस्टिंग कहते हैं, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग कैपिटल मार्केट में नहीं जा रहे, बट ये समझना जरूरी है आईपीओ क्या होता है, क्योंकि आईपीओ का रेफरेंस आएगा। तो जब कभी भी कोई कंपनी पहली बार मार्केट में अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, पहली बार, उसको अब क्या है, इसने जो यहाँ पे अपना पेपर ये डाला, इसने कहा कि तुम ही इन्वेस्ट कर सकते हो बस, या फिर ये ओपन टू ऑल था? ओपन टू ऑल, जब ओपन टू ऑल है इसे हम क्या कहते हैं? पब्लिक ऑफरिंग। क्योंकि कोई भी इंसान आए, हमको 1000 रुपए दे, पीस ऑफ पेपर ले जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो कैपिटल मार्केट में रजिस्टर होना चाहिए ना, क्योंकि हम कैपिटल मार्केट से काम कर रहे हैं। कल को हमें शेयर ऑफ पेपर वापस चाहिए तो हम कहाँ तुमको ढूंढेंगे? तो एक बेसिक तो हमें चाहिए ना, डिजिटल, है ना, ऑथेंटिसिटी तो चाहिए। तो ये इंसान कैपिटल मार्केट में रजिस्टर होना चाहिए। तो ये जो पब्लिक ऑफरिंग है, ये जो इसने 1000 रुपए दिए, क्या ये पब्लिक के लिए, किसी एक इंसान के लिए? पब्लिक के लिए। तो इसे हम क्या कहेंगे? पब्लिक ऑफरिंग। और ये पहली बार अगर कर रहा है तो इसे कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक। तो कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक कंपनी जो पहली बार अपने शेयर्स को लिस्ट कर रही हो कैपिटल मार्केट में, तो वो क्या रिलीज करती है? आईपीओ रिलीज करती है। क्या रिलीज करती है? आईपीओ। जैसे आपने नाम सुना होगा मामा अर्थ, नायका। जब मामा अर्थ स्टार्ट हुआ कंपनी, तो इसने सबसे पहले मार्केट से पैसा उठाया होगा ना, मार्केट से पैसा उठाने के लिए इसने अपनी कंपनी को लिस्ट किया होगा। कहाँ लिस्ट किया होगा? कैपिटल मार्केट में। और कैपिटल मार्केट में लिस्ट करके इसने अपनी पहली जो शेयर बेचने के बारे में, जो पहले मान लो 100 शेयर्स बेचने के बारे में सोचा इसने, फर्स्ट 100 शेयर, तो जो फर्स्ट 100 शेयर निकलेंगे वो क्या हो जाएंगे? आईपीओ। अब आप जाके देखना हिंदू के न्यूज़पेपर में, बिजनेस वाले पेज में, दिस कंपनी हैज रिलीज्ड इज आईपीओ। तो अब आपको आईपीओ का मतलब पता रहेगा। अच्छा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, इसको क्या कहते हैं? मार्केट से पैसा ले रहे हैं ना। और अगर कंपनी डूब गई तो यही लोग आएंगे वो करने के लिए, क्या करने के लिए? ऑक्शन, दिवालिया, वही पैसा लिया आपको तगाजा करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, समझ आया? नाउ अब आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले, किधर गया, कोई नहीं, टारगेट बाय 2030, ये याद है? क्या टारगेट्स हैं? टारगेट बताओ। हाँ, रेट ऑफ ग्रोथ और मैन्युफैक्चरिंग, और ये जो टारगेट है ये कब तक अचीव करना है? और ये टारगेट मेंशन किसके अंडर में किया गया है? ये तो मैम आपने बताया नहीं, कहाँ मेंशन किया गया है? कहाँ मेंशन किया गया है? अभी तो मेरा नुकसान हो जाता, ठीक है, मेक इन इंडिया के अंडर मेंशन किया गया है। तो ये जो मैंने आपको 4 टारगेट दिखाए थे, ये टारगेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए कहाँ मेंशन है? मेक इन इंडिया में। तो लिखिए फर्स्ट पॉइंट, मेक इन इंडिया कब लॉन्च हुई? 2014 में। अब आप ये देख रहे हो कि हम लोग जो चीजें पढ़ रहे हैं वो हर चीज इंटरकनेक्टेड है, कोई चीज ऐसा आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते कि ये पढ़ लिया खत्म हो गया, सब चल रहा है। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, मेक इन इंडिया एम्स टू इंक्रीज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% ऑफ जीडीपी, to 25% of GDP.
ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है यहां पर, ये हम कौन सी स्कीम कर रहे थे, NICDP, ठीक है। कंपैरेटिव एडवांटेज तक वहीं पर थे हम, लेकिन ये जो लिस्ट की बात हो गई है, ये लिस्ट मतलब जब गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप कंपैरेटिवली एडवांटेज अपने डिफेंस सेक्टर, मतलब आप एक पर्टिकुलर सेगमेंट चूज करिए और आपने उसमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करना है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है, तब तक हम लोग NICDP में थे। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने 25 सेक्टर की लिस्ट दी, ये लिस्ट कहाँ मेंशन की, फर्क समझ में आ रहा है, हमने नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंडर में इंडस्ट्रीज को ग्रो करने का काम किया, फिर उसमें थोड़े से लूपहोल आए 5000 हेक्टेयर वाले, फिर हम NICDP लाए कि गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से डेवलपमेंट करेंगे। उस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हिसाब से डेवलपमेंट करने में हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे और अर्बन टाउनशिप डेवलप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए हमें एक अलग से एक चीज की जरूरत पड़ी, दैट इज NIP बाय नीति आयोग, राइट, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है, हमने वो डेवलप किया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परमिशन देने के लिए हमने DPIIT डेवलप किया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में, और सर्विसेज सेक्टर का परमिशन देने के लिए हमने डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स डेवलप किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। NICDP और NMP बनने के बाद हमने ये देखा कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, कनेक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं है, तो हमें डिजिटल बढ़ाना है, वैरायटी डेवलप करनी है, क्योंकि वैरायटी नहीं हो पा रही है तो इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसी वक्त पे जब हमने अर्बन टाउनशिप डेवलप किया तो मीनवाइल हम स्मार्ट सिटीज डेवलप करने के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हम स्मार्ट सिटीज डेवलप कर रहे हैं, वर्कर के लिए टाउनशिप डेवलप हो रही है, तो ये इक्वल बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में। इसके लिए हमने इस अर्बन टाउनशिप को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज। कितने इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनने हैं, 12, ठीक है, और उसमें दो कंपोनेंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वॉक टू वर्क एंड प्लग एंड प्ले, ठीक है। इसको डेवलप करने के बाद हम वापस इस पे आ रहे हैं, जब वैरायटी नहीं है और डिजिटल कनेक्टिविटी नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए हमने कहा कंपैरेटिव एडवांटेज, और साथ में क्या गया, मेक इन इंडिया नई स्कीम लेके आए। उस मेक इन इंडिया में ही हमने 25 सेक्टर्स मेंशन किए, जिस 25 सेक्टर्स में वो लोग क्या करेंगे, इंडस्ट्री ग्रो करेंगे। समझ आया, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना बहुत इंटेलिजेंट हो गए हम लोग, नहीं लग रहा है। जब मैं आप लोग की जगह पे थी मुझे तो पढ़ने के बाद बहुत वो फील होता था कि मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गई, अब मुझसे कोई बात करे मैं बताती हूँ फिर। तो मैं जानबूझ के कुछ ऐसे अपने आसपास जो नॉन UPSC बैकग्राउंड के हो या घर पे भी कुछ पूछती हूँ, पता है मेक इन इंडिया क्या होता है, नहीं पता, मैं बताती हूँ मेक इन इंडिया क्या होता है। उससे अच्छी क्या चीज़ें क्या होती थी, उनको भले ही लगता हो मैं शो ऑफ करती थी, उससे क्या होता था, नॉलेज रिवाइज, और दूसरी चीज उनको बताते कुछ पॉइंट ऐसे होते थे दिमाग से स्लिप कर जाते थे, तो मुझे ये पता चल जाता था ये वाला मैं भूल रही हूँ, वो मैं वापस से पढ़ लूँ। तो ये आप भी क्या करो, आज घर जाके मम्मी को किचन में बैठ के पूरा मेक इन इंडिया पढ़ा देना, ठीक है, उससे क्या होगा, मम्मी बोले मेरा बच्चा कितने अच्छे से पढ़ रहा है, तो शादी नहीं कराएंगे, 2-3 साल और मिल जाएगा आप लोग को। तो पहला पॉइंट लिखा, मेक इन इंडिया एम्स टू इंक्रीज द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 25% ऑफ GDP। लोग कहते हैं शो ऑफ जरूरी नहीं है, बेटा बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी, शो ऑफ बहुत जरूरी है। जब तक जो दिखता नहीं हो बिकता नहीं है, तो जब तक दिखेगा नहीं पढ़ रहे हो, कोई मानेगा नहीं पढ़ रहे हो। और लड़कियों के लिए तो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लड़कियों के ऊपर तो 2-3 तलवार और लड़की रहती है, बस 6 महीने का समय है, बस अभी निकले हो, कल IAS निकाल लो, परसों शादी कर देंगे। तो वो जो चीजें आती है ना, तो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर विजिबल कि आप पढ़ रहे हो। तो जबरदस्ती ऐसे पढ़ते रहा करो और फिर ऐसे किसी को पकड़ लो घर में और उसको कुछ पढ़ाते रहा करो फालतू में ही, उससे कुछ होगा नहीं, फैमिली में वो बन जाता है नहीं बच्चा मेरा पढ़ रहा, इंटेलिजेंट हो रहा है बच्चा, ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। मैनिपुलेट नहीं कर रहे हो, दैट इज राइट ना, क्योंकि क्या ही मतलब है शादी करने का, क्यों ही करनी है, पढ़ लेके कुछ बनो, देश का नाम रोशन करो। सेकेंड लिखिए, पहला पॉइंट हो गया, सेकेंड लिखो, जनरेट 100 मिलियन न्यू जॉब्स। अभी हम लोग ये भी देखेंगे कि कितनी क्रिएट हुई, ये सब तो टारगेट चल रहे हैं ना 2014 के। थर्ड, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू 12 to 14% पर एनम। ठीक है, इसमें साइड हेडिंग डालो एक, कंपोनेंट्स ऑब्लिक पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया।
अब जैसे मैंने आपको अभी तक जितनी पॉलिसीज हमने पढ़ी सबके कंपोनेंट्स पढ़ाए, दो दो तीन तीन, इसका 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट कंपोनेंट लिखिए न्यू प्रोसेस, चार कंपोनेंट्स क्या है? पहला न्यू प्रोसेस, न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू माइंडसेट, ये 4 कंपोनेंट्स है। ठीक है, अब देखो प्रोसेस में क्या होगा, पहले क्या था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आसान था कि मुश्किल? मुश्किल, कई सारे हमें वो चाहिए थे, लाइसेंस चाहिए थे, डिजिटल भी चीजें, कनेक्टिविटी नहीं थी, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी कर दिया। कैसे इजी किया, हमने भी पढ़ा ना, डिजिटल कनेक्टिविटी, उसी जो प्रॉब्लम था उसको एड्रेस कर दिया तो इजी हो गया, तो वो चीज कर दिया तो ये हो गया। सेकेंड न्यू सेक्टर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि हाउस, हेल्थ, सैनिटेशन से तो बेसिक है, बेटर अपग्रेड चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, वो चाहिए, बुलेट ट्रेन चाहिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेड करके हमें डेवलप करने की जरूरत है। तो वो जो अपग्रेडेड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें कौन हेल्प करेगा? एनआईपी। न्यू माइंडसेट, माइंडसेट का मतलब क्या है? माइंडसेट का मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बिहार को कहा तुम एफपीआई डेवलप करो, तुम्हें जो भी जरूरत होगी हम तुमको देंगे, पैसे, फंड्स, जो भी चाहिए देंगे। मान लो इनको एफपीआई डेवलप करने को कहा और 5 साल के बाद देख रहे हैं रिव्यू प्रोजेक्ट बना और ये हुआ कि इन्होंने एफपीआई उतने अच्छे से परफॉर्म ही नहीं किया जितने अच्छे से करने को कहा गया था, तब आपको मुझे बताइए कि बिहार को एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई तुमको हर चीज तो दिया गया, क्यों नहीं कर पाए तुम? वहीं पे तुम देखो केरला को उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया, किसी काम के नहीं हो, इसको पैसा मत दो, अब ये करेंगे? ये कौन करेगा? ये अभी तक गवर्नमेंट अगर करेगी तो फिर इससे तो ग्रोथ ही नहीं हो पाएगी। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मतलब क्या होता है? राइट। तो जब एफपीआई मान लो डेवलप नहीं हो पाया, इसके पहले गवर्नमेंट क्या थी? रेगुलेटर, कि तुमको ये करना पड़ेगा। जैसे कब रेगुलेटर थी? अब याद करो कहानी मैंने आपको बताई थी, पीएसयूज डेवलप हो रहे थे कि आपको जितना कहा इतनी जरूरत है, आपको देने से अच्छा हम खुद ही कर लेते हैं। रेगुलेटर, हर चीज हम बताएंगे। दैट वाज गवर्नमेंट बीइंग अ रेगुलेटर। नाउ गवर्नमेंट इज बीइंग अ फैसिलिटेटर, कि अगर आपकी एफपीआई नहीं डेवलप हो पाई तो आपने कोई ना कोई अपनी एनुअल रिव्यू की रिपोर्ट बनाई होगी, आप वो रिव्यू की रिपोर्ट शेयर करिए कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से नहीं डेवलप हो पाया, और जो भी प्रॉब्लम था हम उसको एड्रेस करेंगे। ये नहीं कंपेयर करेंगे कि भाई केरला का अच्छा है, तुम्हारा अच्छा नहीं है तो फिर तुमको नहीं देंगे, केरला को देंगे, तुम निकलो यहाँ से, ऐसा तो कर नहीं सकते। तुम्हारा कहाँ पे अच्छा नहीं है और क्या अच्छा नहीं है उस चीज पे ध्यान देते हुए वो फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि तुम्हारा वो अच्छा हो जाए। समझ आ रहा है? तो दिस इज द न्यू माइंडसेट। अर्लियर गवर्नमेंट वाज बीइंग, नाउ गवर्नमेंट इज बीइंग फैसिलिटेटर। व्हाट इज द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर? राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वो भी हाई रिच क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और व्हाट इज द न्यू प्रोसेस? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इजी करना है, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाना है। अब न्यू सेक्टर क्या है? अब मैंने आपको बताया है कि गवर्नमेंट ने स्टेट्स को क्या दिया? 25 सेक्टर्स की लिस्ट दिया, ठीक है, अंडर मेक इन इंडिया 2014 24, ठीक है, 2014। अब आपको एक इंसान का नाम पता होगा जिनका नाम है रघुराम राजन, सुना है नाम उनका? अरे अरे न्यूज पढ़ो बेटा। कौन है? इकोनॉमिस्ट तो ठीक है, कौन है ये? फॉर्मर आरबीआई गवर्नर, यही लिखा होगा, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम 2013 टू 2016, 2014। अब इन्होंने क्या कहा वो बताने से पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ।
मान लो इकोनॉमिक्स में वीक हो, ठीक है, मैंने आपको कहा बेटा यहाँ पे आप क्लास करो, घर जाके इकोनॉमिक्स पढ़ो, ठीक। और ये भी मान लेते हैं कि आप साइंस एंड टेक में बहुत स्ट्रांग थे, साइंस एंड टेक में क्या थे, स्ट्रांग 100%, इकोनॉमिक्स में थे 10%। मैंने आपको कहा भाई इकोनॉमिक्स रिवाइज करो, मल्टीपल रिवीजन, ये वो दुनिया भर का दिस दैट, आप इकोनॉमिक्स में पहुंच गए 95% पे। अब ये बात है अगले 4 महीने की, ठीक है, 4 मंथ लेटर यू आर एट 95%, बट उस 4 महीने आपने सिर्फ इकोनॉमिक्स ही पढ़ा है, साइंस एंड टेक पढ़ा नहीं। तो क्या साइंस एंड टेक जो आप यहां पर, जो यहां आप 95% पे साइंस एंड टेक पे थे, क्या यहीं पर रहोगे, क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, डाउन डाउन, क्यों, क्योंकि रिवाइज नहीं किया, पढ़ा नहीं, ठीक है। आप इस पे आ गए 10% पे। इसका अगर मैं आपको नेट पूछूं, नेट मतलब होता है दोनों का प्लस माइनस, माइनस कर दो, मतलब कि जोड़ा घटाना सब कर दो, तो नेट निकलता है। ग्रॉस और नेट 2 टर्म होते हैं, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, ठीक है, और नेट का मतलब होता है इसका जुड़ाव घटाव माइनस करके जो एवरेज निकलेगा, दैट इज नेट। जैसे हम कहते हैं नेट इनकम क्या है, नेट इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज द नेट इनकम, एंड ग्रॉस इनकम मतलब टोटल इनकम इज द ग्रॉस इनकम। तो नेट जो इसका आपका निकलेगा, क्वालिटी ऑफ नॉलेज या फिर क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट का निकला नेट, 2। अच्छा 2 कहाँ निकला, एक ही तो निकला ना, पहले भी एक ही था, पहले साइंस एंड टेक नीचे था, अब साइंस एंड टेक डाउन हो गया है। पहले इकोनॉमिक्स नीचे था, अब इकोनॉमिक्स ऊपर चला गया। पहले भी आप एक ही सब्जेक्ट आता था आपको, अभी भी एक ही सब्जेक्ट आता है, पहले भी 95% आता था, अभी भी 95% आता है। तो अगर मैं आपसे इसमें एवरेज या नेट ग्रोथ पूछूं तो क्या होगी, सेम 95% और 10% सेम ही है, कुछ फर्क है, तो इसको ग्रोथ कहेंगे। यही गलती हुई गवर्नमेंट से भी, उन्होंने 25 सेक्टर्स को लिस्ट कर दिया। अब आप मुझे बताइए, तो पहले दिन आपको सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन दिया था एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी में, उसमें मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कितना था, आपको बोलना चाहिए मैम मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन कहा था, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन है ना, इंडस्ट्रीज का कंट्रीब्यूशन था। सर्विस का कंट्रीब्यूशन कितना था, एम्प्लॉय जीडीपी में बताओ, जीडीपी का नहीं यार मैम, कल बताएंगे पक्का, ठीक है। अगर आपने ऑलरेडी ये चीज देखा, ध्यान से समझो इस चीज को, आपने देखा योर कंट्री इज परफॉर्मिंग गुड इन द सर्विस सेक्टर, is performing good in the service sector, but the country is not performing good in the manufacturing. You want to boost up the manufacturing. तो boost up करने के लिए आपने कई सारी पॉलिसी ले गई, जिसमें से एक मेक इन इंडिया भी हो गया, ताकि मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट अप करें। लेकिन आपने सर्विस सेक्टर पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। आपने जो 25 सेक्टर्स लिस्ट बनाई, जिसपे इंडस्ट्री स्टेट्स को इंडस्ट्री सेटअप करनी है या उस पर डेवलपमेंट करना है, वो 25 के 25 सेक्टर्स किससे रिलेटेड थे, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। तो रघुराम राजन ने प्रेडिक्ट किया कि अगर आप 25 के 25 सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग के डालोगे, और आपने ऑलरेडी स्टेट्स के लिए कंपलसरी किया हुआ है कि पहले तुमको इसमें से बनाना है, उसके बाद हम तुमको एक्स्ट्रा देंगे दूसरी चीजें, राइट। तो 25 में से बनाना है, और ये 25 के 25 किससे रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से। तो आप मुझे बताइए कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग तो बढ़ेगा, लेकिन सर्विस ऑटोमेटिक डाउन हो जाएगा, क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा होगा। तो नेट ग्रोथ इंडिया की बढ़ेगी या कम होगी, उतनी ही रहेगी। तो ये तो कुछ फायदा ही नहीं ना फिर इस चीज का। तो रघुराम राजन ने सजेस्ट किया कि हम एक काम करते हैं कि इसमें से कुछ सेक्टर, मतलब ये जो 25 सेक्टर हैं, इसको हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज इन 2 पार्ट्स पे डिवाइड कर देते हैं, और दोनों ऑप्शन देते हैं स्टेट्स को कि आपको इन 25 या 27 या 28 जो भी हैं, इन सेक्टर्स में से करना है, बट इसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों लिस्टेड होनी चाहिए। पर गवर्नमेंट ने बात मानी नहीं, गवर्नमेंट अपनी मर्जी की किया, 25 ही रखे, और वो 25 के 25 क्या थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के। और जब उसका आउटकम उतना अच्छा नहीं आया, तो बहुत ही शांति से 2020 में इन्होंने लॉन्च किया मेक इन इंडिया 2.0, शांति से एकदम, किसी को पता नहीं चल रहा, ठीक है।
उस मेक इन इंडिया 2.0 में इन्होंने 27 सेक्टर्स डाले, लिस्ट को रिवाइज कर दिया बस, बाकी सब सेम था। 27 सेक्टर्स में से 15 सेक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग के डाले और रिमेनिंग 12 सेक्टर्स सर्विसेज के डाले। क्या इन्होंने ये चेंज करते वक्त इसका क्रेडिट किसी को भी दिया? नहीं। क्यों नहीं दिया? क्योंकि रघुराम राजन ने ऑलरेडी बहुत साल पहले, 4 साल पहले बोला हुआ था। और 4 साल बाद क्यों बोला? इन्होंने इसको अमेंड करते हुए रीजन किसका दिया होगा बताओ? क्या रीजन दिया होगा? थोड़ा लॉजिक लगाओ, सालों पे ध्यान दो। ईयर्स देखना इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि पीसीएस है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी अच्छी बनती है। कौन सा ईयर है? और मेक इन इंडिया फर्स्ट कब आया था? रघुराम राजन ने सजेस्ट किया लेकिन उनकी बात नहीं मानी, इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया। इम्प्लीमेंट कब किया? 20 में। 20 में क्या हुआ था? तो इम्प्लीमेंट करने का रीजन क्या देंगे? हम थोड़ा बेटर डेवलपमेंट चाहते हैं। कोविड की वजह से हम देख रहे हैं कुछ कुछ चीज़ें जो है चेंज करने की ज़रूरत है। तो कोविड एक बहुत अच्छा पीरियड रहा है हमारे इकोनॉमी के लिए, हर चीज़ में कोविड ही रीज़न है। और जब कोविड चला गया तो पोस्ट कोविड रीज़न है, अभी पोस्ट का पोस्ट कोविड रीज़न चल रहा है। ठीक है, तो कोविड एक ऐसी चीज़ है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स का ब्लेम लेके बेचारा अपने ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये मैंने आपको जो बताया, तो फोर्थ पॉइंट जो है न्यू सेक्टर्स। न्यू सेक्टर्स अब समझ में आया? न्यू सेक्टर्स मतलब 15 प्लस 12, टोटल कितने सेक्टर्स? 27 सेक्टर्स, राइट। तो कंपोनेंट्स या पिलर्स ऑफ मेक इन इंडिया, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखे न्यू प्रोसेस। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस थ्रू स्कीम्स लाइक सिंगल विंडो क्लियरेंस, single window clearance, second, new infrastructure. The government is providing various types of infrastructure like core infrastructure, digital infrastructure using NIP. Digital infrastructure, using NIP. हो गया? Third, new sectors. Initially there were 25 sectors. अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने आपको जो बताया ना पूरी कहानी, अब इसमें ज़रूरी हमारे लिए सिर्फ इतना जानना था कि 27 सेक्टर्स है, 15 ये हैं, 12 ये है। लेकिन अगर मैं आपको डायरेक्टली ये बात बता दूं कि मेक इन इंडिया में 27 सेक्टर्स हैं, 15 मैन्युफैक्चरिंग, 12 सर्विसेज, तो आप भूल जाओगे 100%। ठीक है, पर ये जो मैंने कहानी बताई है इसके बाद भूलना कम है, मुश्किल है, थोड़ा तो याद रहेगा, नहीं रघुराम राजन कोई थे। और आपके नॉलेज के लिए भी जरूरी है कि इनिशियली नहीं था, मेक इन इंडिया 2.0 कभी आए दिमाग में तो उसमें कुछ बहुत बड़ा नहीं कह रहे, मेक इन इंडिया 2.0 तो पढ़ा ही नहीं है। कभी ऐसा कुछ सामने है तो एक बार रीड करके देखना, वो सब पढ़ाई हुआ होगा, बस टर्म्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, राइट। Initially there were 25 sectors, but currently there are 27. It contains both (15) manufacturing and 12 15 manufacturing and 12 services. Full stop. DPIIT is the nodal agency for manufacturing, whereas DOC for services. Next, new mindset.
Currently, the government is trying to change its mindset from regulator to facilitator. From regulator to facilitator. Now, आपको मैं एक चीज बता दूं कि 27 सेक्टर्स को, अब इसको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन समझो. ये तो भाई बेसिक नॉलेज हो गई कि हाँ 27 सेक्टर्स पे हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप करेंगे. अब 27 सेक्टर को अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बूस्टअप करना है, इसका मतलब क्या है? इसको तोड़ने की कोशिश करो. इसका मतलब है कि एक तो इन सेक्टर्स में इंडस्ट्री सेटअप होंगी. इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट. लेकिन क्या इतना पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है? तो क्या इनवाइट करेगी? जैसे हम क्या कहते हैं, FII या FDI, क्या इनवाइट करेगी? FDI. क्यों? टेक्नोलॉजी भी साथ में लेके आए. तो क्या इनमें से जितने भी 27 सेक्टर्स हैं, क्या इन सारे सेक्टर्स पे FDI हमेशा से अलाउड रहा होगा? स्टार्टिंग कहानी बताई थी, LPG रिफॉर्म के पहले इंडिया वाज ओपन इकोनॉमी या क्लोज इकोनॉमी? क्लोज इकोनॉमी. उसके बाद ओपन. तो उसके पहले क्या FDI इन्वेस्टमेंट अलाउड रहा होगा? नहीं. उसके बाद अलाउड हुआ विद द कोर्स ऑफ टाइम? हाँ. क्या सारे सेगमेंट्स में अलाउ हो गया होगा? नहीं. तो जिस वक्त पे ये मेक इन इंडिया पॉलिसी लेकर आए, क्या इस टाइम पे FDI हर एक सेगमेंट में जो यहाँ मेंशन्ड है 27 सेक्टर्स, क्या उन हर एक सेगमेंट्स में FDI अलाउड था? जरूरी नहीं है. तो इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए FDI के रूल्स को अमेंड किया जाए. राइट और रॉन्ग? तो अगर आपसे कोई बोले कि मेक इन इंडिया एग्जीक्यूट करने के लिए हमें FDI रूल्स को अमेंड करने की जरूरत है या नहीं, तो है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि तभी तो हम परमिशन देंगे कि भाई आप फॉरेनर हैं लेकिन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे रियल एस्टेट इज द सेगमेंट जो सर्विसेज सेक्टर के तौर पे यहाँ पे लिस्टेड है, बट दैट वाज नॉट अलाउड फॉर FDI. फॉरेन इंसान उस पर इन्वेस्ट नहीं कर सकता है रियल एस्टेट पे, लेकिन आप कर सकता है. ठीक है. तो ये कर सकने का चीज कहां से आ रहा है? अमेंडमेंट से. तो FDI रूल्स कई बार अमेंड हुए, 2014 में, 16 में, 18 में, 20 में, कई बार अमेंड हुए रूल विद द कोर्स ऑफ टाइम. क्यों? इसको एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट करने के लिए. यहां तो कोई प्रॉब्लम? नाउ राइट, एक चीज और कि एक चार्ट मैंने आपको बताया था, क्या हो रहा है? ये कुछ याद आ रहा है? नाउ ये क्या है? रेंज बाउंड. किसका? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का. कितने परसेंटेज पे? 15 से अब क्या हुआ था कि ये 15 से 17% पे था. ठीक है. 2014 में ये कहा गया, 2014 में क्या आया? 2014 में उसके अलावा स्कीम कौन सी आई? मेक इन इंडिया में ये कहा गया कि हम 2022 तक, ठीक है, 2022 तक कितना टारगेट है? टारगेट पहला लाइन क्या लिखा है MII में? फर्स्ट लाइन क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 25%. तो 15 से 70% में घूम रहा था. 2014 में हमने क्या लॉन्च किया? मेक इन इंडिया स्कीम. हमने कहा कि हम 2022 तक इसको 25% तक ले जाएंगे. दिस इज द 25% चार्ट. ये हमने माना ले जाएंगे, लेकिन क्या गया? नहीं. यहां पे था और यहीं पे रह गया. फिर 2022 में बोला कि हम 25 में
25 तक में इसको हम 25 पे ले जाएंगे, 25% पे, पर क्या गया नहीं, वापस से यही घूमता रहा। 25 में क्या बोला है, क्या ये जाएगा? तो हम इसे 2000 से लिखना, ये मत लिख देना बेटा ना, 2047 बना। 2047 में जब हम लोग यहाँ पहुंच जाएंगे ना 30 में, तो फिर हम बोलेंगे इसको हम 2047 तक में 25% पे ले जाएंगे, ठीक है? ये जोक है पर ठीक है। थिंग इज कि 2014 में हमने जब मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया, उसमें ये टारगेट रखा कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के कॉन्ट्रीब्यूशन को 25% तक लेके जाएंगे। पिछले 10 साल हो गए हैं, हम 15-17 के 18 नहीं पहुंच पा रहे हैं, 18-19 नहीं पहुंच पा रहे, 25, ठीक है? आप देखो कितनी तेजी से काम होता है हमारे देश में, ठीक है? तो और सबसे इंपॉर्टेंट, कितना जॉब जनरेट करना था, कितने करोड़ होते हैं वो, 10, और कितने जॉब्स क्रिएट हुए हैं मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया के अंडर में हमने 7 लाख जॉब क्रिएट किए। रेशियो देखो, 10 करोड़ 7 लाख। इसके बाद जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसमें हमने आई गेस 12 से 16 लाख जॉब्स क्रिएट किए हैं। उसका टारगेट भी है 10 करोड़। हमें उस टारगेट को अचीव करना है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए तो हम अलग अलग स्कीम्स लेके आ रहे हैं। तो पीएलआई स्कीम के भी वो क्या होंगे टारगेट, सेम, वही सेम टारगेट हमें अचीव करने हैं। इसका टारगेट है सेम, 10 स्कीम ला के भी सेम टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? इसलिए तो आपको ब्यूरोक्रेट बनने की जरूरत है, ताकि ये टारगेट शायद जब आप ब्यूरोक्रेट बन के यहाँ जाओ तो शायद ये 25% तक पहुंच जाए। उसके 25% के पहुंचने आप ब्यूरोक्रेट बन जाओगे, ये मैं कह रही हूँ, क्योंकि वो 47 तक नहीं पहुंच रहा ना, कम से कम 30 तक तो नहीं पहुंच रहा है। अभी क्या चल रहा है 26, तो आप आराम से पहुंच जाओगे, आप वहां पहुंच जाओगे उसके 25% पे पहुंचने के पहले, ठीक है? ये कॉन्फिडेंस रखो अपने अंदर, ऑलराइट? नहीं बेटा कर रही है, ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलोगे फिर सिलेक्शन कैसे होगा? नहीं, ग्रोथ तो हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ग्रोथ अच्छा, हाँ वही है, सब अच्छा हुआ है। आपने सरकार के लिए काम करना है ना, सरकार के प्रो बोलो। ग्रोथ हुई है, बट एक चीज आप हमेशा ध्यान रखो, प्रॉब्लम मैं बताती हूँ कहाँ पे है। प्रॉब्लम ये है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एल एन टी का नाम सुना है? नहीं सुना नाम? क्या सुन रहे हो तो आप लोग, मुझे ये बताओ पहले। कोई नाम नहीं सुना आपने? LBT नहीं भाई, LNT, ठीक है? इन्होंने निकाला जॉब्स, कितने जॉब्स निकाले? 50,000, ठीक है? और कहा कि हमें 50,000 लोगों की जरूरत है, वैकेंसी निकाली। एप्लीकेशन कितने आए, सॉरी जॉब्स निकाले 20,000, ठीक है? एप्लीकेशन कितने हैं? 500, 500 एप्लीकेशन ओनली। और सिलेक्शन कितने का हुआ? 50। ये मैं आपको डेटा दे रही हूँ, फैक्ट, इसलिए मैं एकदम क्रॉस चेक करके दे रही हूँ, ठीक है? 20,000 इन्होंने वैकेंसी निकाली, 5,000 एप्लीकेशन आए, 50 लोगों का सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी 20,000, दैट वाज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, रादर इट वाज बेसिस ऑन द स्किल। और वो स्किल को देखने के बाद 500 लोगों को ऐसे लगा हम वो काम कर लेंगे, और 50 ही लोग ऐसे थे जो वो काम कर पा रहे थे। तो जॉब क्यों नहीं है? 7 लाख जॉब ही क्यों क्रिएट हो रही है? क्योंकि ये मैंने आपको शायद पहले क्लास में बताया होगा, देयर इज अ मिसमैच बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द इंडस्ट्री अकेडमिया मिसमैच इसे कहते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम है ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को फॉर्मुलेट करना, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ऐसे रिवाइव करना कि वो इंडस्ट्री की जो भी डिमांड है उसके अलायंस में हो। आप पढ़ रहे हो अपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, कॉमर्स, आप लोग कॉमर्स पढ़ा है किसी ने? कॉमर्स में आप पढ़ते हो 2013 कंपनीज एक्ट, ठीक है? 2013 कंपनीज एक्ट जब अप्लाई हुआ था, आई रिमेम्बर, आई गेस 2016-17 तक 2013 का कंपनी एक्ट अप्लाई नहीं हो रहा था, बुक्स में नहीं अप्लाई हो रहा था। वैसे तो अप्लाई हो रहा था, बुक्स में नहीं अप्लाई हो रहा था। बच्चे जो थे वो 2013 का कंपनीज एक्ट पढ़ नहीं रहे थे, वो पहले वाला पढ़ रहे थे।
और जब कंपनीज एक्ट आया भी, आप कंपनीज एक्ट पढ़ने के बाद क्या पढ़ रहे हो उसमें? आप इसमें पढ़ रहे हो पार्टनरशिप, आप इसमें पढ़ रहे हो ट्रायल बैलेंस, आप इसमें पढ़ रहे हो डिबेंचर्स, पढ़ रहे हो ना? इसका इस्तेमाल कहाँ करना है पता नहीं, जर्नल एंट्री पास करके नंबर लेने के लिए पढ़ रहे हो। काम क्या है इसका ये नहीं पता। ऑडिटिंग पढ़ा है अगर कभी तो, कहाँ काम करना है नहीं पता। जैसे आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैं आपको आके बता दूं ये जीडीपी है, ये एनएनपी है, ये फैक्टर कॉस्ट है, ये जीडीपी नेशनल प्राइस है, ये नेशनल इनकम, बता के चले गए। करना क्या है इसका बता दे तो ठीक है, क्योंकि फैक्ट के बेसिस पे एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा। और यही डिफरेंस है यूपीएससी में। यूपीएससी इतना टफ क्यों है? क्योंकि यूपीएससी जो सामने आपके दिख रहा है उससे क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, ये सामने दिख के जो समझा है उससे क्वेश्चन पूछेगा। और वो समझ तो कोई रहा नहीं है। इसी कहते हैं दो तरह की लर्निंग होती है, एक लर्निंग होती है एक्टिव लर्निंग, एक होती है पैसिव लर्निंग। जनरली लोग पैसिव लर्निंग करते हैं, कोई एक्टिव लर्निंग नहीं कर रहा होता। पैसिव लर्निंग मतलब बुक खोला पढ़ रहे हैं, उनको लग भी रहा है पढ़ रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन उसको पढ़ के क्या करना है ये नहीं पता। सेम गोज विथ किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो साइंस क्यों ना हो। साइंस में आप देखोगे जब एक्सपेरिमेंट्स कराते थे स्कूल के टाइम पे, तो ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन और इंडस्ट्री के बीच में कैसे मिसमैच है। आप साइंस में क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो क्लास में, आपको एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे माइक्रोस्कोप में ले जाके पता नहीं क्या ही दिखा दे, पता भी नहीं है क्या देख रहे हो अंदर। हुआ है ना सबके साथ? आप अपने माइक्रोस्कोप के अंदर में कुछ देख रहे हो, आपको नहीं मालूम क्या देख रहे हो, मैम ने आपको डिक्टेट कर दिया, साइंस लैब में बैठ के वो सेम चीज लिख ली। उन्होंने फिजिक्स में, आप फिजिक्स में कोई बैटरी वगैरह आपने कुछ नहीं करना है, सामने इंसान मैम ने करके दे दिया, आपने उसको देखना है, उन्होंने जो रीडिंग बता दिया वो रीडिंग लिख लेना, याद करना, एग्जाम में वही रीडिंग लिख के आ जाना। यही हो रहा है ना? कुछ पता है क्या है कि रीडिंग थी, वो रीडिंग कहाँ से आई, वही रीडिंग क्यों थी, रीडिंग चेंज क्यों नहीं। स्टैटिक थर्मल, अभी मैंने आपसे बोला कि थर्मल एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी, आपको इसका डिफरेंस नहीं अगर मालूम, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम ब्लेमिंग द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने आपको बताया ही नहीं रिन्यूएबल थर्मल में फर्क क्या है। और अगर बताया तो ऐसे कैसे बताया कि आपको पता नहीं। अब फिर वो अलग बात है कि सुनना ही नहीं है, बताते रहो, वो तो अलग ही चीज हो जाती है। फिर तो किसी को कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। बट माई थिंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपको एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है उसकी इंडस्ट्री में डिमांड होनी चाहिए। इंडस्ट्री में जो डिमांड है वो पैसिव लर्निंग की नहीं, एक्टिव लर्निंग की है। जो हो रहा है इमीडिएट आईक्यू होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होना चाहिए। और आप कर क्या रहे हो? पैसिव लर्निंग, बस रट रहे हैं, पढ़ रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ते हो आप लोग? पढ़ रहे हो? न्यूज़पेपर को पैसिवली मत पढ़ना। मैं कह रही हूँ दिन में 3 आर्टिकल पढ़ो ही मत, 3 आर्टिकल सिर्फ पढ़ो, ठीक है। लेकिन वो 3 आर्टिकल एक्टिव पढ़ो। पढ़ते वक्त ये पता होना चाहिए ये आर्टिकल क्यों है, आर्टिकल क्यों आया है न्यूज़पेपर में, जो है मान लो पॉल्यूशन कहाँ हो रहा है, ये पॉल्यूशन मान लो प्लास्टिक पॉल्यूशन है तो प्लास्टिक पॉल्यूशन कैसे हो रहा है। आप ये देखो पेपर कप्स में भी अंदर एक प्लास्टिक पन्नी की लेयर होती है, पता है बात आपको? पेपर कप्स होते हैं, पेपर कप में बताओ मुझे कोई ऐसा पेपर है जो पानी रोक सकता है? तो पेपर कप्स कैसे पानी रोकते हैं? पेपर के अंदर पॉलिथीन की लेयर होती है। अभी जाके एक पेपर कप फाड़ के देखना, आपको प्लास्टिक की लेयर दिख रही है। ये हो रहा है मार्केट में, ठीक है। मतलब ये तो एक अलग चीज हो गई, पॉल्यूशन पे चले गए। बट आई थिंक इस मिसमैच क्यों है? क्योंकि एजुकेशन में वो आप दे नहीं रहे हो जो इंडस्ट्रीज को डिमांड है। तो ये मैंने आपको एक लाइव एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, LNT वाला, ठीक। अब द थिंग इज कि इनको चाहिए क्या? स्किल। और स्किल क्यों नहीं है? एजुकेशन की वजह से नहीं है। और क्या प्रॉब्लम है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मैंने आपको भी बताया एक्सपेरिमेंट वाली, क्या है जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेरिमेंट मतलब क्या होता है? रिसर्च नहीं करते हम लोग। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक डेटा दिया, बताओ रिसर्च पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना फंड एलोकेट किया है? कितना परसेंटेज ऑफ GDP? कहाँ दिया है मैम? 25%, 0.64, less than 1% of the GDP has been allocated to research and development। अगर इंडिया में बिजली चली जाए या इंडिया में किसी इंसान को नया कनेक्शन लेना हो तो उसे एक इंसान को नया कनेक्शन कितनी देर में मिल सकता है?
किसी इंसान को अगर नया कनेक्शन लेना हो तो कितने दिन में मिल सकता है? 45 दिन पहले मिल सकता था, अब उसको हमने थोड़ा सा अमेंड किया है। कितने दिन हो गया? 5 दिन। इंडिया चाइना में 2 घंटे, 2 आवर्स में आपको नया इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मिल जाए। ठीक है, और बताती हूँ, अगर आपको कोई एक इंसान को कोई कैफे स्टार्ट करना हो, कोई बेसिक सा कैफे, तो कितने लाइसेंसेस चाहिए? 65 लाइसेंसेस। कैफे स्टार्ट करने के लिए 65 लाइसेंसेस चाहिए। ठीक, इसको और अमेंड करके हम कहां तक लेकर आए हैं? 28 तक। ये डेवलपमेंट है। अभी हम लोग करेंगे मेक इन इंडिया के पिछले 10 साल में क्या प्रोग्रेस रहे हैं, तो प्रोग्रेस के तौर पे आई मेक यू राइट एन आंसर को। अभी मैं आंसर आपको आज तो लिखवाऊंगी, ठीक है, और मैं बीच बीच में आंसर्स आपको लिखवाऊंगी, बट आई ऑल्सो गिव यू क्वेश्चंस टू राइट आंसर्स फ्रॉम योरसेल्फ। ठीक है, तो आप वो खुद से भी आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस करना, ऑलराइट, क्योंकि सब आंसर मैं नहीं लिख पा सकती, बट कुछ ऐसे हैं जो PYQs है तो मुझे लगता है ज़रूरी है, क्योंकि उनसे आप और आंसर्स फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, तो वो मैं आपको लिखवा दूँ। तो 45 दिन लगते हैं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, अभी तक लग रहे थे। अब पिछले मोदी जी के टेन्योर में क्या डेवलपमेंट हुआ है? अब कितने दिन लग रहे हैं? 5। कैफे खोलने के लिए कितने लाइसेंस चाहिए थे? 68 लाइसेंसेस। ठीक है, और अब कितने चाहिए? नाउ बिजनेस स्टार्ट करना है अगर आपको, तो जितनी भी परमिशन है इधर उधर की मिलाकर कितने समय लगेगा परमिशन लेने में? टोटल 6 महीने, 6 मंथ्स। अब कितने लग रहे हैं? 15 दिन। दिस इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये डेवलपमेंट है मोदी जी के टाइम पे। ठीक है, और पॉइंट ये मोदी जी का है ही नहीं, पॉइंट है कि आपको गवर्नमेंट के प्रो रहना है। तो गवर्नमेंट जो कर रही है सही कर रही है, जो नहीं कर रही है उसको हम बता देंगे सही नहीं कर रही है, तो जो सही नहीं कर रही है वहाँ हम जाके सही कर लेंगे, हम मतलब आप लोग। ठीक है, नाउ राइट अ क्वेश्चन, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया ओवर अ डिकेड सिंस इट्स लॉन्च। कीवर्ड क्या है इसमें? सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? कोई मेक इन इंडिया नहीं बोलेगा, है क्या? एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया ओवर अ डिकेड सिंस इट्स लॉन्च। एग्जामाइन द इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया ओवर अ डिकेड सिंस इट्स लॉन्च। कीवर्ड क्या है? कोई कीवर्ड तो क्वेश्चन में मिलेगा, जो क्वेश्चन में दिख रहा है। क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्या है? इम्पैक्ट। आप बताओ, सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट क्वेश्चन में है इम्पैक्ट ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया का इम्पैक्ट क्या है? पहला इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट, ओवर अ डिकेड। डिकेड मतलब 10 साल, पिछले 10 सालों में क्या क्या हुआ मेक इन इंडिया में, ये बताना है। बट प्रॉब्लम क्या है? सिंस इट्स लॉन्च, इसका मतलब कि आप पिछले 10 सालों में आपने क्या प्रोग्रेस किया ये बताओ। ये ध्यान रखते हो जब से आप पैदा हुए हो। आप अपने बारे में बता लो, यही मुश्किल हो जाएगा मेक इन इंडिया के बारे में, लेकिन मेक इन इंडिया के बारे में बताना इजी है, अपने बारे में बताना मुश्किल है। ठीक है, बट मैं आपको क्वेश्चन अगर समझाऊं तो क्या है कि आप दुनिया में आए, पिछले 10 सालों की अपनी जिंदगी को ध्यान में रखते हुए इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोसाइटी पे, ये बताइए। और ये भी ध्यान रखिए कि आप जब से पैदा हुए हैं तो टोटल, मतलब आपको लॉन्च से भी बताना है, मतलब तब का ध्यान रखना है, बट पिछले 10 सालों को प्रायोरिटाइज करना है, इस पूरे का इम्पैक्ट बताना है, और इन हर चीज को एग्जामाइन करना है। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें? 4। ठीक है, और कितने वर्ड्स दे दिए हैं? 150। 150 वर्ड में मेक इन इंडिया की मीनिंग ही लिखोगे आप लोग बस, क्योंकि उसमें 150 वर्ड हो जाएंगे एक्सप्लेन करने लग जाओ तो। इसलिए मैं कहती हूँ जो आपको मैं दे रही हूँ दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ इसको याद करो, इसको अभी हम लोग और छोटा करना सीखेंगे, और कम कैसे कर सकते हैं। बढ़ाना नहीं, ये चीजें कम करनी है। पढ़ते वक्त ज्यादा पढ़ना है और लिखते वक्त कम से कम चीजें में लिखना है। ठीक है, कम से कम चीजें लिखेंगे, कीवर्ड्स लिखेंगे, तभी आंसर्स बेटर होंगे, राइट। तो इसका आंसर मैं आपको कर ले पाऊंगी। कोशिश करिएगा
मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रही, बट अगर आप लिखें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। कोशिश करिएगा कि आप इस पे आंसर थोड़ा बहुत लिखने का ट्राई करें, है ना, उससे आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा। हाँ, जो दिमाग में वैसा लिखना, जो कॉपी है इस पे मत लिखना।